मिलिए चेन फान से, जो अपनी जिंदगी में एक औसत कॉर्पोरेट स्लेव की तरह दिन काट रहा था। एक साधारण सुबह, जब वह अपने काम पर जा रहा था, तभी एक अनजान शख्स ने उसे धक्का दिया और वह सीधे एक वुमन की छाती से जा टकराया। उस वुमन का बॉयफ्रेंड वहीं मौजूद था और हमारे प्रोटोगोनिस्ट को समझ आ गया कि अब उसकी खैर नहीं। एक जबरदस्त पंच उसे लगा, जिससे वह सड़क की ओर लड़खड़ाया और तेज रफ्तार कार की चपेट में आ गया। एक्सीडेंटल मोटर बोटिंग से मौत वाकई मरने का क्या ही तरीका था, लेकिन कहानी यहां दिलचस्प मोड़ लेती है। चेन फैन की आंखें एक रहस्यमयी कल्टीवेशन वर्ल्ड में खुलती हैं, जिसे हैंगू कहा जाता है। जैसे ही वह अपनी मां के गर्भ में अपने ट्विन ब्रदर को लात मारता है, एक सिस्टम नोटिफिकेशन गूंजती है कि उसने विलन पॉइंट्स अर्जित किए हैं। पता चलता है कि उसका भाई इस दुनिया का चोजन वन और प्रोटैगनिस्ट है, और इतिहास गवाह है कि प्रोटैगनिस्ट के करीब रहने वाले हमेशा मुसीबत झेलते हैं। इसलिए हमारे मेन कैरेक्टर ने फैसला किया कि उसे अपने भाई द्वारा आने वाली किसी भी आपदा से बचने के लिए कड़ी कल्टीवेशन करनी होगी। अब परिवार से मिलते हैं। उसकी मां माउंट टाइबी की सबसे पवित्र सेंट है और वह बेहद गॉर्जस है। इस किन फैमिली के पास एक गुप्त मैजिक लिक्विड है जो जन्म से ही बच्चों की कल्टीवेशन को जबरदस्त बढ़ावा देता है। इसकी एक कटोरी की कीमत किसी आलीशान होटल स्वीट से भी ज्यादा है। तो हमारा विलन अभी से एक शानदार जिंदगी जी रहा है, जहां तक उसके पिता चिंतियन का सवाल है, जो परिवार के मुखिया हैं। चेन फैन उनके बारे में बात न करना ही बेहतर समझता है। अब आता है मुख्य इवेंट। हमारा कैरेक्टर अपनी काबिलियत दिखाने के लिए तैयार है। जैसे ही ग्रेट एम्परर एबिलिटी हेलो सक्रिय होता है, उसके सभी एट्रीब्यूट्स में 10 गुना इजाफा हो जाता है और उसे एक डिवाइन लेवल टेक्निक प्राप्त होती है। वहां मौजूद हर कोई दंग रह गया और उसे हेवंस पियरलेस प्राइड और अब तक का सबसे बड़ा जीनियस बताने लगा। उसके पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो गया, लेकिन चेन फैन को लगा कि ये लोग बहुत शोर मचा रहे हैं। जब वह परेशान होता है तो क्या करता है? जाहिर है, खुद को शांत करने के लिए अपने भाई की धुलाई। उसने अपने रोते हुए भाई को समझाया कि वे दुश्मन बनने के लिए ही पैदा हुए हैं, एक चोजन वन बनाम एक डेस्टिन्ड विलन। तो यह सिर्फ बिजनेस था। हर बार जब वह अपने भाई को मारता, उसे विलन पॉइंट्स मिलते और उसे यह सिस्टम बहुत पसंद आने लगा। गर्भ के अंदर 3 साल बीत गए, क्योंकि इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में जन्म को 100 साल तक टाला गया था और पूरे समय चेन फैन केवल विलन पॉइंट्स इकट्ठा कर रहा था। अब आखिरकार उसके जन्म का समय आ गया था और उसका बेचारा भाई पूरी तरह ट्रॉमेटाइज्ड लग रहा था। लेबर पेन के दौरान नौकरानियां मां का हौसला बढ़ा रही थीं, जबकि पिता बाहर किसी बेचैन मलबे की तरह टहल रहे थे। तभी कमरे में पहली चीख गूंजी। पिता यह चिल्लाते हुए अंदर भागे कि उनका बेटा चेन फान पैदा हो गया है। जब नौकरानी ने बच्चे को उस उत्साही पिता के सामने पेश किया, तो चेन फैन ने अपने पिता के चेहरे को देखा और तुरंत सोचा, छी, कितने बदसूरत हैं। उम्मीद है कि मैं इन जैसा न दिखूं। उसने अपने पिता को मारना शुरू कर दिया और सिस्टम ने पिता पुत्र के रिश्ते को नुकसान पहुंचाने के लिए उसे 2 विलन पॉइंट्स का इनाम दिया। सिस्टम ने समझाया कि विलन पॉइंट्स काम की कठिनाई पर आधारित होते हैं और अपने पिता का अपमान करना तो इजी मोड जैसा है। यह सुनकर चेन फैन ने और भी आक्रामक होने का फैसला किया और अपने पिता पर हमला करना शुरू कर दिया। हालांकि उसके पिता छिनतियन ने इसे बुरा मानने के बजाय सोचा कि उनका बेटा बहुत ऊर्जावान है और उसकी तारीफ करते हुए उसे ग्रेट एम्परर की प्रतिभा वाला बताने लगे। तभी मिडवाइफ ने एक धमाका किया, अभी एक और बच्चा अंदर है। यानी ये जुड्ढुवां बच्चे थे। मिडवाइफ ने दूसरे बच्चे को बाहर लाने की कोशिश शुरू की, लेकिन ऐसा लगा कि दूसरा बच्चा अब भी बाहर आने के लिए तैयार नहीं था। चेन फैन अपने पिता पर प्रहार करते हुए मन ही मन भद्दक उठा। बाहर आने के लिए तैयार नहीं है, इसका क्या मतलब है? वह इस फैंटेसी वर्ल्ड के अजीब लॉजिक पर बरस पड़ा। अगर उसका भाई पैदा ही नहीं होगा, तो वह बड्डे विलन पॉइंट्स की फार्मिंग कैसे करेगा? आखिरकार एक मेड ने बच्चे को गोद में लेने की पेशकश की ताकि पिता को थोड़ा आराम मिल सके। उसने चेन फैन को खिलाने की कोशिश की, पर उसने इनकार कर दिया। वह बस इसी इंतजार में था कि उसका भाई कब बाहर आता है। जैसे ही उसने अपने भाई के बाहर आने के लिए चिल्लाया, सिस्टम ने उसे 50 विलन पॉइंट्स का इनाम दिया, क्योंकि उसने कुशन ऑफ लव टास्क पूरा कर लिया था। चेन फैन पूरी तरह हैरान रह गया। सिर्फ इसके लिए 50 पॉइंट्स?
उसे एहसास हुआ कि इस दुनिया में एक खूबसूरत महिला की गोद में होना भी एक विलन अचीवमेंट माना जाता है। यहीं उसे समझ आया, क्या यही एक विलन होने का असली मजा है? कुछ समय बाद किन फैमिली के गार्डन में हमारा प्रोटैगनिस्ट एक आलीशान टॉडलर लाइफ जी रहा है। वहां का नजारा किसी हैरम एनिमे जैसा था, जहां सारी नौकरानियां उसे घेर कर लाडच लधा रही थीं। चेन फैन की आंखों पर पट्टी बंधी थी और वह सिस्टर जूयुन का पीछा कर रहा था, जो कि बेहद गॉर्जियस थी। आखिरकार उसने उसे पकड़ द एच लिया, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर कभी हारता नहीं है। उसने जैसे ही कहा कि वह हार गई है, सिस्टम ने उसे जेंटलमैन मिशन पूरा करने के लिए 200 विलन पॉइंट्स दिए। अब चेन फैन ने सोचा कि उसके पास कुछ बड्ढा करने के लिए पर्याप्त पॉइंट्स हैं। उसके स्टेटस में 30,000 से ज्यादा विलन पॉइंट्स जमा हो चुके थे और वह की एंड ब्लड रेल्म के 9वें चरण पर था। इस दुनिया में कल्टीवेशन के 9 स्तर होते हैं, जो की एंड ब्लड से शुरू होकर इथीरियल तक जाते हैं। चेन फैन ने अपनी ऊर्जा को चैनल करना शुरू किया और माहौल बहुत गंभीर हो गया। उसने घोषणा की कि अब कमेंसमेंट रेल्म में प्रवेश करने का समय आ गया है। अचानक उसकी शक्ति फटने लगी और देखते ही देखते यह 3 साल का बच्चा कमेंसमेंट रेल्म पर पहुंच गया, जैसे यह कोई मामूली बात हो। वहां मौजूद हर कोई उलझन में था कि आखिर हुआ क्या। यहां तक कि चेन फैन को भी लगा कि शायद उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया है, पर उसने तुरंत स्थिति संभाली और सिस्टर बायू से गले मिलने की जिद की, क्योंकि विलन पॉइंट्स किसी का इंतजार नहीं करते। सिस्टर बायू भला इतने प्यारे यंग मास्टर को कैसे मना कर सकती थी। उसने उसे गोद में उठा लिया और चेन फैन ने सीधे उसे चूम लिया। सिस्टम ने तुरंत लव्स किस के लिए 50 विलन पॉइंट्स दे दिए। नौकरानियों ने उसे टोकते हुए कहा कि वह हर किसी को ऐसे नहीं चूम सकता, पर फिर उन्होंने यह सोचकर माफ कर दिया कि वह सिर्फ 3 साल का है। चेन फान ने भी नाटक करते हुए कहा, सही बात है, एक 3 साल का बच्चा भला ये सब क्या समझेगा। इसके बाद उसने सिस्टर बायू के साथ सोने की इच्छा जताई और वह मान गई। इसी बीच ग्रेट सिया डायनेस्टी में सम्राट अपनी पत्नी के साथ समय बिता रहे थे। तभी उन्हें कुछ महसूस हुआ और उन्होंने तुरंत जानना चाहा कि अभी अभी किसने ब्रेक थ्रू किया है। उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस जारी की और उस समय सम्राट के शरीर से एक असली मेन विलन वाली ऊर्जा निकल रही थी। ग्रेट सिया डायनेस्टी के सम्राट ने तुरंत उस ऊर्जा के स्रोत को पहचान लिया। ये चिन फैमिली का वह प्रतिभाशाली यंग मास्टर था। सम्राट के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान आ गई और उन्होंने घोषणा की कि जो बच्चा मात्र 3 साल की उम्र में कमेंसमेंट रेल्म तक पहुंच सकता है, उसे जीवित रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। सम्राट की नजरों में यह बच्चा भविष्य का सबसे बड़ा खतरा था। लेकिन किन फैमिली के महल में नजारा कुछ और ही था। वहां के आलीशान बाथ हाउस में नौकरानियां स्नान का आनंद ले रही थीं और बेहद स्टनिंग लग रही थीं। और दरवाजे की दरार से कौन झांक रहा था? हमारे प्रोटैगनिस्ट ने एक और जेंटलमैन्स मिशन पूरा करते हुए 100 विलन पॉइंट्स हासिल कर लिए। चेन फान ने मन ही मन खुद को सफाई दी कि अगर सिस्टम मिशंस न होते तो वह कभी ऐसी हरकत नहीं करता। तभी एक नया क्वेस्ट सामने आया। जब सिस्टर बायू स्नान कर रही हो तब उन्हें छेदना होगा। चेन फैन भड़क गया और सिस्टम से पूछने लगा कि वह उसे आखिर समझता क्या है। लेकिन तभी एक और मिशन ने 500 पॉइंट्स का ऑफर दिया, बशर्ते वह सिस्टर जूयू के साथ स्नान करे। यह सुनते ही प्रोटोगोनिस्ट के तेवर बदल गए और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। वह सीधा सिस्टर बू के साथ बाथटब में कूद गया। वह पूरी तरह से कॉट ऑफ गार्ड थी और अचानक हुए इस हमले से चौंक गई। उसने घबराकर उस पर पानी उछाला, लेकिन सिस्टम ने फिर भी जेंटलमैन्स मिशन के लिए उसे 200 पॉइंट्स दे दिए। इसके बाद चेन फान ने सिस्टर जूयू से पूछा कि क्या वह उसके साथ भी नहा सकता है। वह थोड़ी हिचकिचाई, क्योंकि उसे एहसास हो रहा था कि कुछ तो गड्ढबड्ढ है। लेकिन तभी उस ब्लॉन्ड मेड ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, वह क्यों नहीं नहा सकता। और वह बड्डी सहजता से उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ी। सभी नौकरानियां इस बात पर सहमत थीं कि चेन फैन आखिर है तो एक 3 साल का बच्चा ही, तो वह भला इन सब चीजों के बारे में क्या ही जानता होगा। और हमारा प्रोटोगोनिस्ट इस स्थिति का पूरा लुत्फ उठा रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था कि एक विलन की जिंदगी वाकई लाजवाब है। बाद में
चैन फैन ने सिस्टम शॉप में अनकंस्ट्रेन्ड फैंटम नाम की एक स्किल जांची, क्योंकि उसका भाई जल्द ही आने वाला था। उसने अपनी ट्रेनिंग शुरू करते हुए खुद से कहा, एक भेड़िए के पास मजबूत दांत होने चाहिए और एक भेड़ के पास तेज पैर। चूंकि मेरा भाई हेवंस चोजन वन है, इसलिए मैंने तय किया है कि मैं इस पूरे रेल्म का सबसे तेज रफ्तार इंसान बनूंगा। इस तरह जब भी चीजें हाथ से निकलेंगी वह तुरंत वहां से भाग सकेगा। और ईमानदारी से कहें तो एक विलन के लिहाज से यह एक ठोस प्लानिंग थी। हमारा कैरेक्टर अपनी इस शानदार एस्केप स्ट्रैटेजी पर एक असली विलन की तरह पागलों की तरह हंस रहा था। 3 दिन बीत गए और आसमान में एक हेवनली संकेत दिखाई दिया, जिससे चेन फैन को लगा कि शायद उसका वह कमबख्त भाई आखिरकार पैदा होने वाला है। लेकिन तभी उसे अपनी ओर आती हुई एक खतरनाक ऊर्जा महसूस हुई और उसके चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। एक पर्पल एनर्जी ब्लास्ट उसकी तरफ तेजी से आया और उसे पूरी रफ्तार से उसे डॉज करना पड़ा। उसने ऊपर देखा तो आसमान में कई शक्तिशाली कल्टीवेटर्स तैर रहे थे और उसे एहसास हुआ कि वे उसी के लिए आए हैं। 2 एल्डर्स आपस में बहस करने लगे कि क्या युद्ध शुरू कर देना चाहिए, और मामला काफी बिगड़ने वाला था। वे कल्टीवेटर्स अब भी आसमान में मंडरा रहे थे और उनमें से एक ने हमारे कैरेक्टर को आवाज दी। खुद सम्राट ने पूछा कि क्या यही किन फैमिली का बड़ा बेटा है, लेकिन चेन फैन पहले ही अपनी मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल कर वहां से निकल चुका था, जिससे हर कोई हैरान रह गया। सम्राट ने तुरंत गौर किया कि इस बच्चे की मूवमेंट स्पीड उसकी उम्र के हिसाब से बहुत ज्यादा है। वह सोचने लगे कि 3 साल की उम्र में कमेंसमेंट स्टेज तक पहुंचना ही अनसुना था, लेकिन एक मूवमेंट टेक्निक में भी महारत हासिल कर लेना नामुमकिन सा है। स्थिति को संभालने के लिए किन फैमिली के एल्डर तुरंत आगे आए और बोले, बच्चे अजनबियों के सामने थोड़े शर्मीले होते हैं। सम्राट ये सुनकर हंस पड़े और कहा, कोई बात नहीं, लेकिन साफ दिख रहा था कि उन्हें अब भी शक है। और तभी हमारा प्रोटैगनिस्ट धीरे से चलकर उनके पास पहुंचा और अपनी सबसे मासूम आवाज में पूछा, क्या आप सच में सम्राट हैं? चेन फैन अब पूरी तरह फैन बॉय मोड में आ चुका था। उसने सम्राट पर तारीफों की झड़ी लगा दी, उन्हें बुद्धिमान, महान, निडर और बेमिसाल बताते हुए उनकी शान में कसीदे पड़े। सम्राट इन बातों को सुनकर फूला नहीं समा रहा था और ऐसे हंसने लगा जैसे उसे पहले कभी इतनी फ्लैटरी न मिली हो। लेकिन तभी हमारे प्रोटैगनिस्ट ने अपना असली पत्ता फेंका। उसने बड़ी मासूमियत से पूछा कि क्या इतने महान सम्राट किसी के घर खाली हाथ मेहमान बनकर आ सकते हैं? ये सुनते ही सम्राट के चेहरे के रंग उड़ गए, क्योंकि वह यहां उपहार देने नहीं बल्कि किल करने के इरादे से आया था। चेन फान ने दबाव बनाना जारी रखा और पूछा, क्या ग्रेट सिया के इतने प्रतिष्ठित सम्राट वाकई कुछ भी साथ लेकर नहीं आए? चिन फैमिली के एल्डर्स अपनी हंसी रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे, क्योंकि एक 3 साल का बच्चा सरेआम सम्राट की खिंचाई कर रहा था। मजबूर होकर सम्राट ने एक छोटा सा बॉक्स निकाला, जिसमें कुछ ऐसा था जिसे वह निश्चित रूप से साझा नहीं करना चाहता था। वह थीं पौराणिक वास्ट स्काई 9 सोर्ड्स, वे दिव्य अस्त्र जिन्हें 10,000 साल पहले एक सोर्ड गॉड ने इस्तेमाल किया था। हर तलवार अपने आप में एक दुर्लभ डिवाइन वेपन थी और इन 9 को मिलाने से अस्तित्व के टॉप 10 वेपन्स में से एक का निर्माण होता था। चेन फैन की आंखें उन तलवारों को देखकर चमक उठीं और वह अपनी अगली चाल सोचने लगा। सम्राट ने अपनी बेशकीमती चीजों के संग्रह पर गर्व महसूस करते हुए पूछा, कैसा लगा? लेकिन अंदर ही अंदर वह क्षमकश में था, क्योंकि उसने इन 9 तलवारों को इकट्ठा करने में बहुत समय और संसाधन लगाए थे। उसने सोचा कि वह अपनी आंखें बंद करेगा और बस एक तलवार दान में दे देगा, चाहे उसे कितना भी दर्द क्यों ना हो। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ तय कर पाता, चेन फैन ने सीधे सम्राट के हाथों से पूरा बॉक्स ही झपट लिया। हमारे प्रोटैगनिस्ट ने खुशी खुशी सम्राट को उन सभी 9 तलवारों के लिए धन्यवाद दिया, जैसे कि शुरू से यही योजना थी। वह मन ही मन सोच रहा था, तुम यहां मुझसे उलझने आए थे, तो अब भुगतने के लिए भी तैयार रहो। सम्राट ने समझाने की कोशिश की कि उनका असल मतलब क्या था, लेकिन चेन फान मासूमियत का नाटक करता रहा। चिन फैमिली के एल्डर्स ने तुरंत सम्राट की उदारता की प्रशंसा करना शुरू कर दिया। वे लगातार सम्राट पर दबाव बनाने लगे कि उनके जैसे अमीर व्यक्ति के साथ भौतिक चीजों के बारे में बात करना भी अपमानजनक होगा। अब वे यह प्रतिज्ञा कर रहे थे
कि चिन फैमिली अब से सम्राट के नेतृत्व का पालन करेगी। चेन फान के पिता ने भी नाटक में साथ देते हुए अपने बेटे से कहा कि वह दंडवत प्रणाम करे और उचित आभार प्रकट करे। इस तरह सम्राट को उसकी पौराणिक तलवारों से सरेआम लूटने के लिए सिस्टम ने उसे 8000 विलन पॉइंट्स का इनाम दिया। रूलर अंदर ही अंदर सुलग रहे थे। वे मन ही मन बड़बड़ाए कि यह पूरा परिवार मिलकर उन्हें छूना लगाने की साजिश रच रहा है। लेकिन चेन फैन अभी रुकने वाला नहीं था। उसने मासूमियत से पूछा कि क्या रूलर को वह नियम पता है जिसमें बड़ों को अपने से जूनियर्स से मिलने पर उपहार देना होता है। चिन फैमिली के एल्डर्स ने तुरंत उसका समर्थन किया और पुष्टि की कि हाँ, यह तो एक बहुत ही पुरानी और सच्ची परंपरा है। रूलर का पारा अब 7वें आसमान पर था। वे सोच रहे थे कि काश वे अपने महल में ही रुक जाते। इस शरारती बच्चे के चक्कर में यहां आने की जरूरत ही क्या थी। चेन फान ने नाटकीय रूप से आह भरी और पूछा, क्या इतने महान रूलर वाकई अपने जूनियर को एक छोटा सा उपहार देने में भी असमर्थ हैं? हार मानकर रूलर ने अनिच्छा से अपनी बेल्ट पर लटकी एक चीज की ओर हाथ बढ़ाया। इस पूरी यात्रा पर पछताते हुए उन्होंने टियनबाओ गोल्ड उसे सौंप दिया, जो कि एक हेवनली ट्रेजर था। चेन फैन की आंखें तुरंत चमक उठीं। यह गोल्ड कल्टीवेशन की गति बढ़ा सकती थी, आधार को मजबूत कर सकती थी और युद्ध के दौरान ऊर्जा को फिर से भर सकती थी। यह वाकई बुरा सौदा नहीं था। हमारे प्रोटैगनिस्ट ने उन्हें धन्यवाद दिया और मन ही मन सोचा कि दबाव डालने पर यह बूढ़ा आदमी वास्तव में काफी उदार है। सिस्टम ने उसे टियनबाओ गोल्ड हथियाने के लिए एक और 8000 विलन पॉइंट्स दिए। यह लूट एकदम सही चल रही थी। अब चेन फैन सोचने लगा कि और क्या क्या लिया जा सकता है, जबकि रूलर पहले से ही आने वाले खतरे से डरे हुए थे। तभी हमारे कैरेक्टर ने जिक्र किया कि उसका एक छोटा भाई भी है जो बस पैदा होने ही वाला है। यह सुनते ही रूलर ने तुरंत नकली खांसी शुरू कर दी और कहा कि उन्हें अचानक किसी जरूरी काम से जाना होगा। वह शख्स एक 3 साल के बच्चे के हाथों दोबारा लुटने से बचने के लिए वहां से पूरी रफ्तार से उड़ गया। चेन फान ने हाथ हिलाते हुए अलविदा कहा और चिल्लाया कि वह जल्द ही अपने छोटे भाई को उनसे मिलवाने लाएगा। और देखते ही देखते रूलर क्षितिज में ओझल हो गए, जिन्हें चिन फैमिली ने पूरी तरह से साफ कर दिया था। लेकिन अब चेनफान के अपने पिता ही उन तलवारों को यह कहकर लेने की कोशिश करने लगे कि वे उन्हें अपने बेटे के लिए सुरक्षित रखेंगे। हमारे प्रोटैगनिस्ट ने तुरंत नकली रोना शुरू कर दिया और अपने पिता पर अपने खजाने चुराने का आरोप लगाया। पिता का चेहरा सब कुछ बयां कर रहा था, क्योंकि वे उन डिवाइन वेपन्स को जेब में डालने की कोशिश करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए थे। एल्डर ने तुरंत उन्हें डांटना शुरू कर दिया कि वे अपने ही बेटे का खजाना लूटने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं। दादाजी ने बॉक्स वापस छीन लिया और चेन फैन को देते हुए कहा कि वह रोए नहीं। हमारे प्रोटैगनिस्ट ने मासूमियत का नाटक जारी रखते हुए खजाना वापस ले लिया। जाहिर है वे आंसू पूरी तरह से नकली थे। यह बच्चा सबको अपनी उंगलियों पर नचा रहा था। अचानक बिजली की कड़कड़ाहट के साथ आसमान काला हो गया। चेन फैन हैरान था कि अब क्या हो रहा है। तभी स्वर्ग से एक विशाल फायर फीनिक्स नीचे चिन फैमिली की हवेली की ओर उतरा। पिता को अचानक याद आया कि उनकी पत्नी सीवी अभी भी बर्थ की प्रक्रिया में है। वे खुद को कोसते हुए वहां से भागे कि वे इतने महत्वपूर्ण क्षण को कैसे भूल गए। चेन फैन के हाव भाव भी बदल गए, क्योंकि 3 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार उसका वह मूर्ख छोटा भाई यहां आ चुका था। वे उस कमरे में पहुंचे जहां नए बच्चे का जन्म हुआ था, और वहीं वह मौजूद था, हेवेंस चोजन वन, जो एक नवजात के हिसाब से काफी शांत लग रहा था। पिता ने गर्व से अपने नए बेटे को गोद में लिया, जबकि चेन फैन पीछे खड़ा होकर अपनी डार्क एनर्जी के साथ योजना बना रहा था। उसने अपने पिता को आवाज दी और अपने इस नए राइवल के खिलाफ अपनी अगली चाल सोचने लगा। पिता ने वोंग मिंग के सामने उसके छोटे भाई वुअर का परिचय कराया, और हमारे प्रोटोगनिस्ट ने अपने चेहरे पर बड्ढे भाई वाले सबसे अच्छे भाव और लिए। चेन फैन ने बड्ढी मासूमियत से पूछा कि बच्चा रो क्यों नहीं रहा है, और यह शंका जताई कि कहीं उसे कोई समस्या तो नहीं। फिर हमारे प्रोटोगनिस्ट ने वही किया जो कोई भी चिंतित बद्धा भाई करता। उसने जोर से बच्चे के कूल्हे पर एक थप्पड़ जड्डा दिया। बच्चा तुरंत दहाड़े मारकर रोने लगा, और पिता यह देखकर पूरी तरह स्तब्ध रह गए कि अभी अभी क्या हुआ। उन्होंने गुस्से में पूछा कि चेन फैन अपने ही छोटे भाई को इस तरह कैसे मार सकता है। लेकिन चेन फैन ने फिर से मासूमियत का खेल खेला और कहा कि वह बस इसलिए परेशान था
क्योंकि बच्चा कोई हरकत नहीं कर रहा था। हेवेंस चोजन वन को थप्पड़ डीएच मारने के लिए सिस्टम ने उसे 100 विलन पॉइंट्स दिए, लेकिन यह 29,000 पॉइंट्स के सामने कुछ भी नहीं था जो उसे अपने भाई को रुलाने और उसकी इन्नेट एंसेस्ट्रल एनर्जी को तितर बितर करने के लिए मिले थे। वापस अपने कमरे में हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने स्टैट्स चेक कर रहा था और उसने गौर किया कि उसकी कल्टीवेशन स्पीड एक दीवार से टकरा गई है। एनलाइटनमेंट रियल्म का पहला चरण और 32,000 विलन पॉइंट्स की बचत, लेकिन अपग्रेड के लिए यह काफी नहीं था। पर अब जब उसका मूर्ख छोटा भाई आखिरकार पैदा हो चुका था, तो विलन पॉइंट्स की कभी कमी नहीं होने वाली थी। उसने पहिया घुमाया यह देखने के लिए कि इस बार उसे क्या इनाम मिलता है। किस्मत का कांटा हेवन स्लेइंग सोर्ड टेक्निक पर जाकर रुका, जो सुनने में ही पूरी तरह ब्रोकन लग रही थी। इस तकनीक ने उसके दिमाग को विनाशकारी सोर्ड आर्ट्स के दृश्यों से भर दिया, जो उसके रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को काट सकते थे। जैसे ही उसने तकनीक के हर अंश को सोखा, उसके भीतर शक्ति का संचार होने लगा। हमारे कैरेक्टर ने अपनी आंखें खोलीं और तुरंत पहचान लिया कि यह तलवारबाजी की तकनीक वास्तव में कितनी दुर्जेय है। अब उसे बस इसकी प्रैक्टिस करके इसकी पूरी क्षमता को अनलॉक करने की जरूरत थी। इसलिए उसने इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए 30,000 विलन पॉइंट्स खर्च करके 1 महीने का कॉम्प्रिहेंशन ऑरा हासिल कर लिया। 1 महीने बाद दादाजी अपने पीडीडीएच पोते के साथ कुछ अच्छा समय बिताने के इरादे से आए। उन्होंने सुना था कि हमारा प्रोटैगनिस्ट तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा है और वे उसे कुछ मार्गदर्शन देना चाहते थे। लेकिन चेन फैन सोच रहा था कि मार्गदर्शन से बेहतर तो यह होगा कि वह कुछ दिनों के लिए अपने भाई का इस्तेमाल विलन पॉइंट्स कमाने के लिए कर ले। दादाजी ने लेक्चर देना शुरू किया कि कैसे कल्टीवेटर्स को सचेत रहना चाहिए और अहंकार से बचना चाहिए। फिर उन्होंने शक्ति के नाटकीय प्रदर्शन के साथ अपनी तकनीकों का प्रदर्शन करने का निर्णय लिया। जमीन से पत्थर के खंभे ऊपर उठे और उनके चारों ओर हरी ऊर्जा घूमने लगी। उन्होंने गर्व से समझाया, यह स्वर्ल ऑफ द फॉलिंग लीव्स नामक हेवन लेवल मार्शल आर्ट का पहला चरण है, जिसे मास्टर करने में मुझे 1 दशक से अधिक का समय लगा। चेन फान ने चेहरे पर ऐसे भाव लाए जैसे वह बिल्कुल भी प्रभावित न हुआ हो। उसने लापरवाही से कुछ पत्तियों को हवा में उछाला, जिन्होंने बिना किसी कोशिश के पेडडीएच की एक टहनी को साफ काट दिया। हमारा प्रोटैगनिस्ट मन ही मन सोच रहा था, रुको, क्या इस छोटी सी ट्रिक को सीखने के लिए 10 साल की मेहनत चाहिए? 5 साल तेजी से बीत गए और दोनों भाई अपना कल्टीवेशन ट्रेनिंग कर रहे थे। तभी अचानक कोई विस्फोटक बल के साथ एक नए रेल्म में प्रवेश करने लगा। यह ब्रेक थ्रू इतना शक्तिशाली था कि उसने इमारत की छत ही उड़ा दी। 5 साल की उम्र में वुएर 5वें स्तर पर पहुंच गया था और 8 साल की उम्र में चेन फैन ने ट्रांसेंशन रेल्म हासिल कर लिया था। ये देखकर एल्डर्स के होश उड्डीडीएच गए थे। हमारे प्रोटैगनिस्ट की पर्सनालिटी अब पहले से कहीं ज्यादा ग्रोन अप दिखने लगी थी और बाहर आते ही उसने सबसे पहले पूछा कि उसका भाई कहाँ है। उसके पिता ने बस एक गहरी आह भरी, क्योंकि ये दोनों बच्चे हर साल घर में तबाही मचाते थे और उनका माता पिता होना वाकई थका देने वाला काम था। तभी सिस्टम ने एक जबरदस्त बॉम्बशेल क्वेस्ट दिया, अपने भाई की सुप्रीम बोन हासिल करना। यह सुनकर हमारे कैरेक्टर के होश उड़ गए और वह सदमे से लगभग खून थूकने लगा। उसने सिस्टम से बार बार पूछा कि क्या वह खराब हो गया है, क्योंकि यह मिशन पूरी तरह पागलपन भरा लग रहा था। सिस्टम ने शांति से समझाया कि सुप्रीम बोन को तोड़ा जा सकता है और वह दोबारा नहीं उगाएगी, लेकिन फिर भी यह सब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लग रहा था। उसने घोषणा की कि उसे इस बारे में ठीक से सोचने के लिए थोड़ी शांति चाहिए, लेकिन उसके पिता और दादाजी पूरी तरह उलझन में थे। वे पूछने लगे कि उसे अचानक जिंग जिंग नाम की किसी लड़की को ढूंढने की क्या जरूरत पड़ गई। इसी बीच हेवेंस चोजन वन यानी उसका छोटा भाई बिना किसी फिक्र के एक पेड़ पर शांति से सो रहा था। जाहिर है हमारे प्रोटैगनिस्ट ने उसे तुरंत ढूंढ लिया। उसकी वह शैतानी मुस्कान सब कुछ बयां कर रही थी कि वह आगे क्या करने वाला है। उसने बिना किसी चेतावनी के अपने छोटे भाई को पेड़ से नीचे खींच लिया। उसने अपना मोनोलॉग शुरू किया कि कैसे वह असल में सिर्फ एक प्लेबॉय बनकर ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहता था, लेकिन इस मामूली छोटे भाई की वजह से उसे इतनी कड़ी मेहनत और कल्टीवेशन करनी पड़ रही है।
उसने नाटकीय अंदाज में घोषणा की कि शायद यही उसकी किस्मत है। तभी उसके प्यारे छोटे भाई ने पूछा कि क्या वे बाहर जाकर साथ खेल सकते हैं। चेन फान ने उसे देखा और पूछा, खेलना? और उसके भाई ने उत्साह से सिर हिलाया। और बस, विलन आर्क वहीं रुक गया, क्योंकि हमारे यंग मास्टर ने कहा, ठीक है। अगला सीन शहर के बीचों बीच का है, जहां कोई अपने मरे हुए पिता के लिए नाटकीय रूप से रो रहा था। शहर के लोग देख रहे थे और बातें कर रहे थे कि इतने मासूम बच्चों के लिए जिंदगी कितनी कठोर हो सकती है। और देखते ही देखते हमदर्दी के तौर पर लोगों ने पैसे बरसाने शुरू कर दिए। छोटा वर्ड 73 सिक्के गिन रहा था और उसने सुझाव दिया कि चलो कुछ अच्छा खाते हैं। हमारे प्रोटैगनिस्ट ने उसे स्टर फ्राइड बीफ और बैम्बू शूट्स खिलाने का ऑफर दिया। छोटे भाई को यह नहीं पता था कि बैम्बू शूट्स का मतलब असल में डंडे से पिटाई होना होता है। मासूमियत से वुअर ने घोषणा की कि यह उसकी पसंदीदा डिश होगी। इधर चेन फान मनहूस तरीके से हंस रहा था, लेकिन तभी वह मरा हुआ पिता अचानक उठ बैठा और लोग चिल्लाने लगे कि वह जिंदा हो गया। वह आदमी पूरी तरह उलझन में था। पूछने लगा कि वह मरा कब था। उसने बस कंधे उचकाए और भूख लगने की बात कहकर खाना मांगने चला गया। तभी उनके असली पिता वहां आ पहुंचे और इस फ्यूनरल स्कैम चलाने के लिए वुअर की धुलाई शुरू कर दी। छोटे भाई ने तुरंत सारा इल्जाम चेन फान पर डाल दिया, जिससे हमारे प्रोटैगनिस्ट को 200 विलन पॉइंट्स मिले। वह रहम की भीख मांगने लगा कि वह अभी छोटा है और उसे छोड़ दिया जाए, लेकिन उनके पिता ने साफ कहा कि बच्चे को अनुशासित करना एक माता पिता का हक है। छोटा भाई चिल्लाया कि वह पूरी दुनिया में अपने बेवकूफ डैड से सबसे ज्यादा नफरत करता है, और तभी बद्धा भाई उसे दिलासा देने आया और कहा, रो मत, जिससे छोटे भाई को लगा कि उसका भाई दुनिया में सबसे अच्छा है। चेनफैन मन ही मन मुस्कुराया, क्योंकि बिना स्टर फ्राइड बीफ और बैम्बू शूट्स के बचपन अधूरा होता है। यहां हम उस बैम्बू शूट स्पेशल का नतीजा देख सकते हैं। छोटे भाई का पिछला हिस्सा पूरी तरह सूज चुका था, लेकिन बद्धा भाई दवा लेकर मदद के लिए आया और बद्धा बद्धा ने लगा कि उसकी जिंदगी की सारी खुशियां इसी पर टिकी हैं। छोटा वुअर पूरी तरह भावुक हो गया और अपने बद्धे भाई को बताने लगा कि वह उसके लिए कितना अच्छा है। चेनफान ने अपने छोटे भाई के सिर को वैसे ही थपथपाया जैसे एक बहुत ही प्यार करने वाला बड्ढा भाई करता है, जबकि असल में वह ऐसा बिल्कुल नहीं था। आखिरकार छोटा वुअर हेवंस चोजन वन था, जिसका सीधा सा मतलब था कि वह चलता फिरता विलन पॉइंट फार्म था। छोटा भाई शिकायत करने लगा कि कैसे उनके बेवकूफ पिता केवल उसे पीटना ही जानते हैं। बस यहीं हमारे प्रोटैगनिस्ट को एक मौका दिख गया। उसने मासूमियत का ढोंग करते हुए कहा कि उसके पास बदला लेने का एक प्लान है। उसने झिझकने का नाटक किया और बोला, लेकिन वह हमारे पिता हैं। वुअर ने तुरंत वादा किया कि वह अपने बड्ढे भाई का साथ कभी नहीं छोड़ देगा और न ही उसे फंसाएगा। चेन फान ने एक लंबी आह भरी और नाटकीय रूप से हाथ मिलाते हुए अपना गुप्त रहस्य साझा करने के लिए तैयार हो गया, जो कि असल में उसकी योजना ही थी। उसने फुसफुसाते हुए बताया कि पिता ने कहीं एक सीक्रेट स्टैश छिपा रखा है, और अगर मां को इस बारे में पता चल गया तो। छोटे भाई की आंखें चमक उठीं और उसने घोषणा की कि वह मिशन को पूरी तरह समझ गया है। अगले सीन में जंगल में छिपा वह गुप्त खजाना मिल जाता है, सोने के सिक्कों से भरे कई गड्ढे। मां पूरी तरह गुस्से में थीं। उन्होंने पिता का सिर पकड़ लिया और कढ़ाई से पूछा कि आखिर वह कब से उन्हें अंधेरे में रखने की योजना बना रहे थे। पिता का चेहरा सफेद पड़ गया जब उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथ गद्दारी किसने की है। वे उस गद्दार बेटे के बारे में चिल्लाने लगे, यह सोचते हुए कि शायद पहली बार उन्होंने उसे पर्याप्त नहीं पीटा था। अब आंगन में पूरी रफ्तार से पीछा करने का खेल शुरू हो गया था, जहां पिता के हाथ में फेदर डस्टर था। वह हांफते हुए सुरक्षा के लिए अपने बड़े भाई की ओर भागा, लेकिन पिता ने उसे पकड़ डेच लिया और कॉलर से खींचते हुए पूछा, क्या तुम फिर से भागना चाहते हो? छोटे भाई की चीखें फिर से गूंजने लगीं, क्योंकि उसे अनुशासन का एक और राउंड झेलना पड़ दिया था। हमारे प्रोटैगनिस्ट ने बद्धे ही प्रेमपूर्वक यह नजारा देखा और अपने बेचारे छोटे भाई के बारे में सोचने लगा। सिस्टम ने पुष्टि की कि उसने हेवंस चोजन वन को फंसाया है और उसे 200 विलन पॉइंट्स दिए। उसी रात मां बेहद स्टनिंग लग रही थीं और अपने पति को पुकार रही थीं।
कमरे के बाहर मासूम वुएर ने अपने बड्ढे भाई से पूछा कि पिता ने मां को पकड़ डीएच क्यों रखा है। हमारे प्रोटोगोनिस्ट ने एकदम डेडपैन चेहरे के साथ जवाब दिया, वे बस ट्रेनिंग कर रहे हैं। तभी वुएर को एक खुराफाती विचार आया। उसने सोचा कि अगर वह पिता की ट्रेनिंग के बीच में खलल डाल दे तो शायद पिता के पास उसे पीटने के लिए ऊर्जा ही नहीं बचेगी। चेन फेन थोड़ा हिचकिचाया। एक तरफ विलन पॉइंट्स का लालच था, लेकिन दूसरी तरफ इस हस्तक्षेप के परिणाम भयानक हो सकते थे। पर छोटे भाई ने उसकी खामोशी को अपनी मंजूरी समझ लिया और खुशी खुशी अंदर जाने की घोषणा कर दी। चेन फान का चेहरा उतर गया जब उसे एहसास हुआ कि अब क्या होने वाला है। उसने उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वुएर कमरे में घुस गया और पिता को आवाज देने लगा, जबकि पिता का चेहरा खौफ से भर गया। यहां तक कि परिवार का पालतू पक्षी भी इस नजारे को देखकर हैरान था। चेन फान बस अपना चेहरा सिकोद्द कर रह गया, क्योंकि उसके सामने पूरी तरह से तबाही मच चुकी थी। लेकिन तभी सिस्टम पागल होने लगा। उसे फंसाने के लिए 200 पॉइंट्स मिले और एक हिंसक पिटाई का कारण बनने के लिए 500 पॉइंट्स। रिवॉर्ड्स जमा होते रहे। बट ब्लूम के लिए 500 पॉइंट्स और पेन पेनिट्रेटिंग द सोल के लिए 1000 पॉइंट्स। हमारे प्रोटैगनिस्ट ने तर्क दिया कि आखिर अनुशासन ही तो शिक्षा है। आधा महीना बीत चुका था और चेन फान आराम से लेटे हुए इस बात की शिकायत कर रहा था कि उसे कोई विलन पॉइंट्स नहीं मिल रहे, क्योंकि उसके भाई का पिछला हिस्सा अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था। लेकिन तभी आसमान की ओर देखते ही उसकी आंखें हैरानी से फटी रह गईं। बादलों को चीरता हुआ एक विशाल फ्लाइंग बीस्ट एक आलीशान पालकी को ले जा रहा था। उस पालकी के ऊपर एक नीले बालों वाला सोर्ड्समैन बैठा था, जबकि अंदर से एक मासूम हरे बालों वाली गर्ल झांक रही थी। हमारे प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि आखिर टांचिन सिटी का यह लिन फैमिली उनसे क्या चाहता होगा। तभी सिस्टम ने उसे एक एपिक लेवल हेवंस चोजन वन की मौजूदगी का अलर्ट दिया। यह सुनकर चेन फैन बहुत खुश हो गया, क्योंकि उसे लगा कि अब उसके पॉइंट्स का सूखा खत्म होने वाला है। अब कहानी को आधा महीना पीछे ले चलते हैं ताकि देख सकें कि ये मेहमान यहां क्यों आए हैं। टांचिन सिटी की लिन फैमिली एस्टेट में परिवार के मुखिया लिन हा ने अभी अभी सुना था कि चिन फैमिली में 2 अत्यंत प्रतिभाशाली बेटों ने जन्म लिया है। वे अपनी डॉटर को उनके सर्वेंट के साथ ट्रेनिंग करते हुए देख रहे थे और इस खबर के बारे में गहराई से सोच रहे थे। नन्ही लिन शाइनर अपनी पूरी ताकत झोंक रही थी और ट्रेनिंग के दौरान एक प्रभावशाली पोज दे रही थी। उसने एक पेडीएच पर जोरदार पंच मारा, जिससे कुछ पत्तियां नीचे गिर गईं, जबकि वह सर्वेंट शांति से उसे देख रहा था। उसने चहकते हुए पूछा कि उसने कैसा प्रदर्शन किया, और उस सर्वेंट ने विनम्रता से जवाब दिया कि वह असाधारण रूप से प्रतिभाशाली है। लेकिन उसके पिता ने उनकी ओर पीठ फेरते हुए एक गहरी आह भरी। शाइनर ने यह गौर किया और मासूमियत से पूछा कि उसके पिता इस तरह आहें क्यों भर रहे हैं। उन्होंने तुरंत एक सफेद झूठ बोलकर बात को छिपा लिया और कहा कि शायद उन्होंने कुछ ज्यादा ही खा लिया है। फिर उन्होंने असली धमाका किया और अपनी डॉटर को चिन फैमिली के बड्ढे बेटे के बारे में बताते हुए पूछा कि क्या वह उससे शादी करने के लिए तैयार है। इस अचानक प्रस्ताव से उस बेचारी का चेहरा सदमे के मारे पूरी तरह सपाट हो गया। उसने विरोध किया कि वह अभी भी एक बच्ची है, लेकिन उसके पिता ने खुशी खुशी जवाब दिया कि बचपन का प्यार भी तो प्यार ही होता है। उसने नाटकीय रूप से कसम खाई कि वह हमेशा कुंवारी रहेगी, चाहे वह अंधी हो जाए या पागल। पर वह उस चीन परिवार के किसी लड़के से शादी नहीं करेगी। लेकिन जैसे ही वे चीन फैमिली पहुंचे, उसने सबसे पहले चेन फैन के पिता को देखा और तुरंत सोचा कि यह चेन फैन व्यक्ति कितना हैंडसम है। इसी बीच हमारा असली प्रोटैगनिस्ट वहां खाड़ीडीढ़ा पूरी स्थिति को देखकर उलझन में था। उस गर्ल ने तुरंत खुद को संभाला और हॉटी अंदाज में घोषणा की कि उसका पति बनने के लिए सिर्फ हैंडसम होना काफी नहीं है। वह मार्च करती हुई हमारे प्रोटैगनिस्ट के पास पहुंची और केडीडी हाई से पूछा कि क्या वही चेन फैन है। फिर उसने अपने सर्वेंट लिनसान का परिचय कराया और चेन फैन को अपनी काबिलियत साबित करने के लिए उससे लड़ने की चुनौती दे दी। उसके पिता लिन हा ने तुरंत उसे टोकते हुए डांटा कि वह मेजबानों के साथ इतनी बदतमीजी न करे। लेकिन हमारे प्रोटैगनिस्ट की दिलचस्पी उस सर्वेंट में ज्यादा थी। वह मन ही मन सोच रहा था कि क्या यह व्यक्ति ही वह हेवंस चोजन वन है।
उसने विचार किया कि कैसे उसने पिछले 5 सालों से पारिवारिक ड्रामा से बचने के लिए वर पर हाथ थोड़ा हल्का रखा था, जिससे उसे कुल मिलाकर केवल 240,000 विलन पॉइंट्स ही मिले थे। लेकिन अब कोई ऐसा व्यक्ति जो न तो परिवार का है और न ही दोस्त सीधे उसके पास चलकर आया है। उसकी वह शैतानी मुस्कान उसके इरादों के बारे में सब कुछ बयां कर रही थी। हमारे प्रोटैगनिस्ट ने एक दिलचस्प बात गौर की। लिन हा की जुबान कह रही थी, बदतमीजी मत करो, लेकिन उनके एक्शन बता रहे थे कि वे बीच बचाव बिल्कुल नहीं कर रहे। और चेन फान के पिता ने इसे एक अनुमति की तरह लिया और उत्सुकता से अपने बेटे को मेहमान के साथ खेलने के लिए आगे कर दिया। हमारे प्रोटैगनिस्ट ने बिना किसी हिचकिचाहट के हामी भर दी और उसकी वह मुस्कान सब कुछ बयां कर रही थी कि उसके दिमाग में क्या खुराफात चल रही है। लिंसान ने अपना स्टैंस लिया और विनम्रता से इंस्ट्रक्शन मांगा। वह इस बात से पूरी तरह बेखबर था कि वह बस एक विलन पॉइंट फार्म बनने वाला है। चेनफान ने तुरंत अपनी पूरी ताकत झोंक दी और एक ऐसा ऑरा छोड़ ढा जिसने लिनसान को पीछे लड्डखदाने पर मजबूर कर दिया। उसने सीधे अपनी स्वर्ल ऑफ द फॉलिंग लीव्स तकनीक शुरू कर दी, क्योंकि जब पॉइंट्स कमाने का मौका हो तो हाथ रोकने का क्या फायदा। लिनसान पर वार लगा और उस ऊर्जा ने उसे लगभग उड्डा ही दिया था, लेकिन इस हेवंस चोजन वन ने किसी तरह खुद को संभाला। एक 8 साल के बच्चे के हमले के दबाव में वह संघर्ष कर रहा था। लिनसान ने अपनी तकनीक से पलटवार किया और सच कहें तो इस सीन की भव्यता ने सबको दंग कर दिया। लिनशाइनर अपने सर्वेंट के जवाबी हमले से बेहद प्रभावित हुई और उसे सुंदर बताने लगी। लेकिन हमारे प्रोटैगनिस्ट ने गौर किया कि उस एक वार ने लिनसान की काफी ऊर्जा सोख ली है और उसके लिए यह बस एक अवसर था। उसने तुरंत अपनी अनकंस्ट्रेन्ड फैंटम तकनीक के साथ जानलेवा हमला किया और खुलेआम घोषणा की कि उसे अपने ओपोनेंट की जान चाहिए। लिनसान ने ऐन वक्त पर बचाव किया, जिससे स्पिरिचुअल एनर्जी का एक बड़ा विस्फोट हुआ। उस टक्कर से पूरे आंगन में शॉक वेव्स फैल गईं और सिस्टम ने हेवंस चोजन वन पर एक प्रहार करने के लिए 200 विलन पॉइंट्स का इनाम दिया। लेकिन लिनसान अभी थमा नहीं था। वह अपनी पूरी ताकत के साथ पलटवार कर रहा था। पहली बार हमारे प्रोटैगनिस्ट को एहसास हुआ कि यह मुकाबला वाकई खतरनाक हो सकता है। उसने हवा में अपने शरीर को मौधते हुए आने वाले वार को बाल बाल बचाया। चेन फैन जमीन पर तेजी से फिसलता हुआ रुका। इसी बीच लिन शाइनर अपने सर्वेंट का उत्साह बढ़ा रही थी कि वह उस बच्चे को सबक सिखाए। यह काफी मजेदार था क्योंकि उसे उसी से शादी करनी थी। हमारे प्रोटैगनिस्ट ने मुस्कुराते हुए सोचा, तो एक मेन कैरेक्टर द्वारा दबाया जाना ऐसा महसूस होता है, लेकिन वह अब भी हारा नहीं था। उसने अपना हाथ उठाया और अपनी तलवार को पुकारा। चेन फान के पिता तुरंत समझ गए कि क्या होने वाला है और चिल्लाए, वास्ट स्काई 9 सोर्ड्स। लिन्हा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने सुना था कि सम्राट को उन पौराणिक तलवारों के मामले में चूना लगाया गया है, पर उसने कभी नहीं सोचा था कि यह सच होगा। चैन फान के पिता बस घबराहट में हंस सके, जैसे किसी ऐसे आदमी का चेहरा हो जिसके बेटे के कारनामे सरेआम उजागर हो गए हों। लिन हा ने उन्हें समधी कहकर पुकारने की कोशिश की, जिस पर चैन फैन के पिता ने तुरंत पलटकर पूछा, कौन तुम्हारा समधी? इस बीच चेन फैन ने सभी 9 तलवारों को आपस में जुड़ने का आदेश दिया। वे पौराणिक ब्लेड्स उसके आह्वान पर एक सटीक फॉर्मेशन में तैरने लगे और जुड्डा कर एक विशालकाय तलवार बन गए, जिसने लगभग सूरज को ही ढक लिया था। चेन फान के पिता अपनी शेखी बघारने से खुद को रोक नहीं पाए कि उनके बेटे में एक महान सम्राट की प्रतिभा है, और अनजाने में स्वीकार कर लिया कि सम्राट ने वे तलवारें अपनी मर्जी से उपहार में दी थीं। चेन फैन उस विशाल तलवार के साथ खड़ीधा बेहद बैडास लग रहा था। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे, लेकिन लिनसान पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने घोषणा की कि 9 तलवारों के बावजूद चेन फान उसे हरा नहीं सकता। लिनसान ने अपनी सबसे शक्तिशाली तकनीक वास्ट स्काई सोर्ड अटैक छोड़ दी। एक विशाल सुनहरी किरण सीधे हमारे प्रोटैगनिस्ट की ओर बरक रही थी। दोनों पिताओं के चेहरे पर अचानक डर छा गया। उन्हें एहसास हुआ कि मामला अब हाथ से निकल चुका है। चिन फादर ने घबराते हुए समझाया कि यह हमला और वे तलवारें एक ही स्रोत से आए हैं, स्वयं वास्ट स्काई सोर्ड गॉड से। अब वे दोनों शक्तियां एक दूसरे से टकरा रही थीं।
उन्हें डर था कि भले ही उनका बेटा प्रतिभाशाली है, पर एक 8 साल का यंग मास्टर किसी सोर्ड गॉड की तकनीक को नहीं रोक पाएगा। इसीलिए एक पिता का फर्ज निभाते हुए वे अपने बेटे को बचाने के लिए चिल्लाते हुए दौड़े, रुको, पिता आ रहे हैं। लेकिन हमारे प्रोटैगनिस्ट ने हवा में ही अपने पिता को टोक दिया और पीछे रहने को कहा ताकि वे उसके रास्ते में न आए। चिन फादर वहीं ठिठक गए। उनका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उनके प्यारे बेटे ने उनकी मदद ठुकराकर उनका दिल तोड़ दिया हो। चेनफान ने अपना स्टैंस लिया। उसकी विशाल तलवार अविश्वसनीय शक्ति से चमकने लगी और उसने अपने अल्टीमेट मूव हेवन स्लेइंग सोर्ड टेक्निक से पलटवार किया। आसमान में दोनों हमले टकराए और एक ऐसा धमाका हुआ जिसने पूरी एस्टेट को हिलाकर रख दिया। लिन्हा पूरी तरह सुन्न पर डिडीएच गए। वे बमुश्किल पूछ पाए कि यह कौन सा वार था। उस टकराव की शॉक वेव ने वहां मौजूद हर किसी को हिला दिया। दोनों पिता बदहवास से दिख रहे थे। लिनसान को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वह सोचने लगा कि एक बच्चा उसके उस हमले को कैसे रोक सकता है। लेकिन असली मजा तो अब शुरू हुआ। लिनसान की तलवार में दरारें पडडौने लगीं। ब्लेड पूरी तरह चकनाचूर हो गया और सिस्टम ने घोषणा की, हेवंस चोजन वन के डाउ हार्ट को तोड़ ढाने के लिए 100,000 विलन पॉइंट्स। हमारे प्रोटैगनिस्ट ने अपने शिकार की ओर बढ़ना शुरू किया और लापरवाही से ऐलान किया कि वह उसे खत्म करने आ रहा है। वह मन ही मन हिसाब लगा रहा था कि अगर सिर्फ डाउ हार्ट चटकाने के 1 लाख पॉइंट्स मिले हैं तो इसकी स्पिरिट को पूरी तरह तबाह करने की कीमत तो और भी ज्यादा होगी। उसने लिनसान को कॉलर से पकड़ दहा और उसकी स्पिरिट पर सीधे वार करने का फैसला किया। वह लगातार प्रहार करने लगा और हर कट के साथ उसे 500 विलन पॉइंट्स मिलने लगे। पॉइंट्स का ढेर लगने लगा, 500 यहां, 500 वहां। हमारा कैरेक्टर ऐसे पॉइंट्स बटोर रहा था जैसे उसकी जिंदगी इसी पर टिकी हो। तभी चीन फादर ने पीछे से आकर उसे पकड़ डीडीएच लिया। चैन फान बीच ग्राइंड में रोके जाने पर बुरी तरह भटक गया। लिनहा ने घबराते हुए लड़ाई रोकने की बात मानी और विनती की कि उनके प्रतिभाशाली सर्वेंट को मार मारकर भरता न बनाया जाए। लिनहा ने चिन फादर से अकेले में बात करने की गुजारिश की, जिस पर वे मान गए। दोनों के बीच अत्यधिक विनम्रता का वह अजीब नाटक चलने लगा, जहां हर कोई दूसरे को पहले जाने के लिए कह रहा था। चिन फादर मन ही मन जश्न मना रहे थे कि उनके बेटे के प्रदर्शन की वजह से यह अलायंस अब पक्का है। इसी बीच लिनशाइनर हमारे प्रोटोगोनिस्ट के पास आई और उससे कहा कि वह वाकई बहुत ताकतवर है। उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, मुझे पता है। उसने अपना परिचय देने की कोशिश की, लेकिन चेन फान ने मुश्किल से ही उसकी ओर ध्यान दिया। इसके बजाय उसने लिनसान की ओर इशारा किया और पूछा कि क्या वह उसे दोबारा उसके साथ खेलने के लिए भेज सकती है। यह सुनते ही लिनशाइनर का पारा चरच गया। वह इस बात पर आग बबूला थी कि उसने उसे अपना पति बनने के लिए कहा था, लेकिन वह केवल उसके सर्वेंट के साथ खेलना चाहता था। वह गुस्से में पैर पटकती हुई वहां से चली गई। हमारा प्रोटैगनिस्ट वहां खड़ीडहा पूरी तरह उलझन में था। सोच रहा था कि आखिर इसे हुआ क्या है। उधर लिनशाइनर मेहमानों के कमरे में अपने पिता से इस सगाई के मामले पर बात करने पहुंची। उसके पिता ने मजाक में पूछा कि क्या वह पहले चिन फैमिली के बड़े बेटे से शादी करने के लिए तैयार नहीं थी। इस सवाल ने उसे कॉट ऑफ गार्ड कर दिया। उसने तुरंत विरोध किया कि नहीं, वह बिल्कुल भी अनिच्छुक नहीं थी। उसके पिता ने चुटकी ली कि वह दूसरे बेटे से 2 साल बड्डी है और अगर यह खबर बाहर निकली तो लोग मजाक उड़ाएंगे। पर फिर वे हंसते हुए बोले, आजकल बद्धी उम्र की महिला और छोटे पुरुष के बीच प्यार काफी लोकप्रिय है। लिनशाइनर ने बहस करते हुए कहा कि लोग बातें करेंगे कि उनका परिवार चिन फैमिली की शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए उसे मोहरा बना रहा है, और चूंकि चेन फैन उनकी पहुंच से बाहर था, इसलिए उन्होंने दूसरे नंबर के यंग मास्टर से समझौता कर लिया। यह सुनकर लिनहा बुरी तरह भड़क गए और चिल्लाते हुए बोले कि जो कोई भी उनकी बेटी का अपमान करने की हिम्मत करेगा, उसके पूरे खानदान का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। बाहर खड़े लोग उनकी आवाज साफ सुन सकते थे, इसलिए लिनशाइनर ने अपने पिता से मिन्नत की कि वे इतना शोर न मचाए। उन्होंने माफी मांगी और शांत रहने का वादा किया, लेकिन उसने अपनी स्थिति साफ कर दी। वह वुएर किन्हाओ से शादी नहीं करना चाहती। तभी उसके पिता ने उससे वह असली सवाल पूछा, क्या तुम वास्तव में चेन फैन को पसंद करती हो?
वह तुरंत डिफेंसिव हो गई और उसे एक अहंकारी बताते हुए पूछने लगी कि कोई उस जैसे व्यक्ति को क्यों पसंद करेगा। उसके पिता ने इसे हां समझ लिया और घोषित कर दिया कि अब यह मामला सुलझ गया है, जिससे लिन शाइनर पूरी तरह हक्का बक्का रह गई। वह यह चिल्लाते हुए वहां से चली गई कि उसके पिता उससे बिल्कुल प्यार नहीं करते। लिन्हा वहां खडीढे रह गए, अपनी बेटी के इस बर्ताव से पूरी तरह उलझन में। उधर वर आंगन में खड्डा यह देख रहा था कि अभी कुछ पल पहले तो वे शेरों की तरह लड्डीडीएच रहे थे और अब हर कोई उसकी राय लिए बिना ही शादी की बातें कर रहा है। लेकिन उसने कंधे उचकाते हुए इसे टाल दिया, यह सोचते हुए कि प्यार की मुश्किलों से दूर रहना ही उसके लिए बेहतर है। जहां तक उसका सवाल था, जब तक लिनसान उसके पास है उतना उसके लिए काफी है। इधर लिनसान को भी कुछ गड्ढबड्ढा महसूस हो रही थी। उसे लग रहा था जैसे कोई लगातार उस पर नजर रख रहा है। दूसरी तरफ लिन शाइनर फूलों के एक खेत में बैठी ही लव्स मी नॉट वाला क्लासिक खेल खेल रही थी। जब फूल ने उसकी पसंद का जवाब नहीं दिया तो वह झल्ला गई और उसने तय किया कि वह किसी बेवकूफ फूल के भरोसे रहने के बजाय खुद मोर्चा संभालेगी। उसने हमारे प्रोटैगनिस्ट को देखा और उसे आवाज दी, लेकिन वह अपने पिता से ब्रदर लिन सान के साथ बाहर जाकर खेलने की इजाजत मांगने में व्यस्त था। उसने तुरंत अपनी बात घुमाई और लिन सान से पूछा कि वे कहां जा रहे हैं और उन्होंने उसे क्यों नहीं बुलाया। दोनों पिताओं को यह एक बेहतरीन मौका लगा और उन्होंने बड्डे ही संदेहास्पद उत्साह के साथ सहमति दे दी। लिनहा ने लिनसान को आदेश दिया कि वह यंग मास्टर और लिन शाइनर को शहर घुमाने ले जाए और उनकी सुरक्षा का ध्यान रखे। वुएर को एहसास हुआ कि वह इस बाय वन गेट वन फ्री वाली डील में बस एक फ्री आइटम की तरह है, लेकिन अगर लिनसन अपना काम ठीक से करता है तो उसे कोई दिक्कत नहीं थी। इस तरह यह अनोखा ग्रुप साथ निकल पड़ा। जैसे ही वे हांगू मार्केट प्लेस पहुंचे, हमारे प्रोटेगनिस्ट ने अपनी योजना बनानी शुरू कर दी। उसने सोचा कि हेवंस चोजन वंस हमेशा कीमती खजाने ढूंढ लेते हैं, इसलिए लिनसान जो भी चुनेगा वह उसे झपट लेगा। जैसे ही लिनसान किसी चीज की ओर हाथ बढ़ाता, हमारा कैरेक्टर उसे पहले ही पकड़ डीडीएच लेता और दुकानदार से कहता कि वह इसे खरीदेगा। चोजन वन की हर्ब छीनने के लिए उसे 300 विलन पॉइंट्स मिले। हर बार जब लिनसन का हाथ किसी चीज की तरफ बढ़ता, हमारा प्रोटोगोनिस्ट पहले से वहां मौजूद होता। वह उन सभी चीजों को हटा डपता जा रहा था जिनमें लिनसन दिलचस्पी दिखा रहा था। वह इसे छिपाने की कोशिश भी नहीं कर रहा था और सिस्टम लगातार उसे इनाम दे रहा था। जबरदस्ती हेवंस चोजन वन के खजाने चुराने के लिए सिस्टम ने उसे फिर से 300 विलन पॉइंट्स का इनाम दिया। लिनसान अब साफ तौर पर चिढ़ा हुआ महसूस कर रहा था, जबकि हमारा प्रोटैगनिस्ट लापरवाही से टिप्पणी कर रहा था कि इस फ्री की चीज का मजा ही कुछ और है। लिनसान को लगने लगा था कि यह बच्चा थोड़ा अजीब है, और सच कहें तो वह गलत भी नहीं था। लिन शाइनर ने फिर से चेन फैन का ध्यान खींचने की कोशिश की और उससे पूछा कि क्या वह उसके साथ चलकर कुछ देख सकता है, लेकिन उसने सीधे कह दिया कि वह उसका रास्ता रोक रही है। उसे पूरी तरह शट डाउन कर दिया। वह नजरअंदाज किए जाने पर नखरे दिखाने लगी, लेकिन हमारे कैरेक्टर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। हालांकि वह लड़की तुरंत बदल गई और कहने लगी कि उसका यही फियर्स अंदाज उसे पसंद है। ये ग्रुप मार्केट प्लेस में आगे बढ़ा। हमारा प्रोटैगनिस्ट अभी भी नए मौकों की तलाश में था। तभी किसी दुकान पर कुछ दिलचस्प दिखा और चेन फैन के होश तुरंत हाई अलर्ट पर आ गए। अचानक लिनसान और एक अनजान लड़की इस बात पर बहस करने लगे कि उस चीज को पहले किसने देखा था। बैकग्राउंड में जैसे असली आग जल रही हो। हमारे प्रोटैगनिस्ट ने बिना वक्त गंवाए दुकानदार से उसकी कीमत पूछी, जिसने 888 स्पिरिट स्टोन्स मांगे। उसने तुरंत हां कर दी, यह सोचकर कि अगर 2 हेवंस चोजन वंस ने इसे नोटिस किया है तो यह जरूर कुछ कीमती होगा। लिनसन को यकीन नहीं हुआ कि वह बार्गेनिंग तक नहीं कर रहा, पर चेनफन के लिए 888 स्पिरिट स्टोन्स मामूली बात थी। सिस्टम ने पुष्टि की कि उसने हेवंस चोजन वन का अवसर बर्बाद कर दिया है और इनाम में उसे एक लॉटरी ड्रॉ दिया। हमारे कैरेक्टर को लगा कि यह वाकई कोई खजाना है, लेकिन जब उसने उस कड़ाही की जांच की तो उसे समझ ही नहीं आया कि इसमें खास क्या है। उसे इसमें कुछ भी असाधारण नहीं दिखा, जो थोड़ा चिंताजनक था। तभी वह छोटी लड़की उसके पास आई और पूछने लगी कि क्या बिग ब्रदर इसे उसे दे सकते हैं। चेन फैन को एक आइडिया आया। उसने सोचा
कि अगर उसका विलन सिस्टम थोड़ा धीमा है तो शायद इसे किसी हेवंस चोजन वन के जरिए सक्रिय किया जा सकता है। उसने उसे ऑफर दिया कि वह इसे कुछ दिनों के लिए उसे उधार दे सकता है अगर वह उसे 8 स्पिरिट स्टोन्स दे दे और बाकी के 880 वह खुद उदारतापूर्वक चुका देगा। वह मासूम बच्ची तुरंत इस डील के लिए मान गई, लेकिन जाहिर है हमारे प्रोटोगोनिस्ट ने शर्तें बदल दी और कहा, असल में यह 800 स्पिरिट स्टोन्स हैं, उससे कम नहीं। उसने उसका पैसों का थैला छीन लिया और भुगतान के तौर पर उसका सब कुछ ले लिया, और वह मासूम बच्ची उसे धन्यवाद दे रही थी कि वह कितना अच्छा बिग ब्रदर है। सिस्टम ने एक अनजान हेवंस चोजन वन को धोखा देने के लिए 500 विलन पॉइंट्स दिए। हमारे कैरेक्टर ने मन ही मन सोचा, कितनी बेवकूफ छोटी बहन है। लिनसान आगे बढ़ा और हमारा प्रोटोगोनिस्ट पहले से ही अपनी अगली चाल का हिसाब लगा रहा था। उसने लिनसान के कंधे पर हाथ रखा और लापरवाही से ऐलान किया कि उसे इस दुकान की हर चीज चाहिए। लिनसान को अब महसूस होने लगा था कि यह यंग मास्टर जानबूझकर उसे देख रहा है और दिखावा कर रहा है, लेकिन उसे इसका कारण समझ नहीं आ रहा था। हमारे प्रोटोगोनिस्ट ने मुस्कुराते हुए सोचा कि बाल बाल बचे, वरना वह सब कुछ हासिल नहीं कर पाता। हमारे प्रोटोगोनिस्ट और लिनसान अभी भी मार्केट प्लेस में हैं और कीमती खजानों की तलाश कर रहे हैं। जाहिर है हमारे यंग मास्टर की नजरें पहले से ही उसी चीज पर टिकी थीं जिसे लिनसान उठाने वाला था। लेकिन तभी लिन शाइनर बीच में आई और उसने उस चीज को झपट लिया और लापरवाही से ऐलान किया कि इसे वह लेगी। उसने हमारे प्रोटैगनिस्ट से पूछा कि क्या उसकी खरीदारी खत्म हो गई है। शायद वह उम्मीद कर रही थी कि अब उसे थोड़ा अटेंशन मिलेगा, लेकिन तभी लिनसान अचानक घबरा गया और कहने लगा कि उसे कुछ जरूरी काम है। हकलाते हुए अलविदा कहकर वह वहां से निकल गया, जिससे लिन शाइनर उलझन में खड़ी रह गई। वह सोचने लगी कि आखिर ये मालिक और नौकर दोनों इतने अजीब तरीके से क्यों पेश आ रहे हैं। इसी बीच कहीं और वह हरे बालों वाली लड़की वुएर किन्हाओ के साथ चल रही थी और उसे पता चला कि लिन सन अचानक बीमार पड़ गया है और मार्केट प्लेस नहीं जा सकता। उसने साथ चलने की पेशकश की, लेकिन हमारे वुएर ने बिना सोचे समझने उसे मना कर दिया। पर वह हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने साफ कह दिया कि उसे सिर्फ लिन सान चाहिए। वह इस बात की कायल थी कि वह महिलाओं से कितनी दूरी बनाकर रखता है, और उसने चहकते हुए ऐलान किया कि वह कल फिर आएगी। वुएर बस चुपचाप खड़ा इस स्थिति को देख सकता था। उधर लिनसान, जिसने यह सब सुन लिया था, पूरी तरह शर्मिंदा था और अविश्वास में उसके शब्दों को दोहरा रहा था। उस रात हमारे बैंगनी बालों वाले सर्वेंट को गहरा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो रहा था। वह इस बात का मातम मना रहा था कि उसका लक्ष्य तो बस एक उच्च गुणवत्ता वाला सर्वेंट बनना था, न कि। खैर, इस व्यवस्था को लेकर उसकी अपनी ही कुछ विशिष्ट चिंताएं थीं। अगले दिन पूरे शहर में हलचल मची हुई थी, क्योंकि चिन और लिन परिवारों के बीच आधिकारिक एंगेजमेंट की सार्वजनिक घोषणा कर दी गई थी। गठबंधन पक्का होने के साथ ही दोनों परिवारों ने एक दूसरे को विदाई दी, क्योंकि लिन फैमिली अब वापस जाने की तैयारी कर रही थी। हमारे प्रोटैगनिस्ट ने तुरंत हिसाब लगाया कि उसका 2 फोल्ड ट्रेजर फाइंडिंग टूल अब सिर्फ 1 फोल्ड रह गया है, क्योंकि वे जा रहे थे। लिनसन पालकी से देख रहा था, शायद इस सारी उथल पुथल से दूर जाने की राहत महसूस कर रहा था। लेकिन रुकिए, वह हरे बालों वाली लड़की फिर से वहां थी, और लिनसन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह हवा में गायब हो जाना चाहता हो। वह लड़की पहले से ही उनकी पालकी में थी, जबकि हमारा प्रोटोगोनिस्ट नीचे से बड़ी दिलचस्पी के साथ देख रहा था। उसे लगा कि यंग मास्टर उसे देख रहे हैं और वह शर्माने लगी, जबकि असल में यहां ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। वापस चिन मैंशन में चीजें बहुत दिलचस्प होने वाली थीं। हमारा प्रोटोगोनिस्ट अपने सिस्टम स्टैट्स चेक कर रहा था और लापरवाही से सोच रहा था कि लिनसान के साथ घर से भाग जाना कितना अच्छा होगा। तभी उसने गौर किया कि उसके पास 150,000 विलन पॉइंट्स और एक लॉटरी ड्रॉ जमा है, जो कुछ दिनों की मेहनत के हिसाब से वाकई बुरा नहीं था। वह यह देखने के लिए उत्साहित था कि इस बार उसे क्या मिलता है, और सिस्टम ने उसे निराश नहीं किया। उसे एक गॉड लेवल बुद्धिस्ट टेक्निक मिली, जिसका नाम था हेवनली ड्रैगन्स माइट, जो राक्षसों डीमंस के खिलाफ दोगुना नुकसान पहुंचाती है। शक्ति तुरंत उसके भीतर उमड़ने लगी और चारों तरफ सुनहरी ऊर्जा फटने लगी। उसके ऊपर एक विशाल सुनहरा ड्रैगन प्रकट हुआ। यह नजारा वाकई अविश्वसनीय था।
उस ड्रैगन की दहाड़ इतनी शक्तिशाली थी कि 10 मील के दायरे में हर किसी को पता चल गया कि कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। हमारे प्रोटैगनिस्ट ने उस सारी दिव्य ऊर्जा को सोख लिया। उसका शरीर शक्ति के संचार से चमक रहा था। जब यह आखिरकार खत्म हुआ तो वह पूरी तरह थक कर वहां बैठा था और उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसने गौर किया कि उसके कंधे पर एक ड्रैगन पैटर्न बन गया है जो उसे अब गॉड लेवल बुद्धिस्ट टेक्निक्स इस्तेमाल करने की अनुमति देता है। लेकिन वह शक्ति अनियंत्रित होकर उमड़ रही थी और हमारे यंग मास्टर के लिए यह स्थिति फिलहाल सुखद बिल्कुल नहीं थी। सुनहरी रोशनी के एक अंधे कर देने वाले धमाके के साथ ऊर्जा चारों ओर फैल गई। जब धूल शांत हुई तो हमारे प्रोटैगनिस्ट ने खुद को अपने कमरे के मलबे के बीच खडड्डा पाया। चारों ओर बर्बादी थी और उसके मुंह से एक बहुत ही सटीक गाली निकली। उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसे अब नाटक करना होगा और यह जताना होगा कि यह सब जानबूझकर किया गया था। उसने फौरन सिस्टम से अपग्रेड के लिए कहा। सिस्टम ने बात मान ली और सुनहरी शक्ति की एक और लहर उसके भीतर से गुजरी, जिससे वह तीव्रता के मारे चिल्ला उठा। ठीक उसी वक्त उसके पिता और परिवार के एंसेस्टर घबराकर उसका नाम पुकारते हुए कमरे में घुस आए। एंसेस्टर उसकी समझने की पावर ऑफ कॉम्प्रिहेंशन को देखकर दंग रह गए, जबकि उसके पिता बस घर के बचे कुचे मलबे को घूर रहे थे। सिस्टम ने उसे 3rd स्टेज पर पहुंचने के लिए बधाई दी, जिसकी कीमत उसे पूरे 100,000 विलन पॉइंट्स पर दी। इसके अलावा ट्रांसेंशन रेल्म के दूसरे चरण के लिए और 30,000 पॉइंट्स कट गए। हमारे कैरेक्टर के पसीने छूटने लगे। एक पल में 130,000 पॉइंट्स गायब। वह अपनी बचत का मातम ऐसे मना रहा था जैसे उसने किसी अपने को खो दिया हो। बाहर से छत में हुआ वह विशाल छेद साफ देखा जा सकता था। एंसेस्टर चिल्लाकर किसी को सबसे बेहतरीन स्पिरिचुअल एलिक्सर्स लाने का हुक्म दे रहे थे। वे बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं थे। अगले दिन इंपीरियल कोर्ट में चिन फैमिली के गठबंधन को लेकर अधिकारियों में हड्ड-हैच-कंप मच गया और वे सजा की मांग करने लगे। लेकिन एक सलाहकार ने शांतिपूर्ण बातचीत की सलाह दी, क्योंकि राज्य में अजीब घटनाएं हो रही थीं और वे आंतरिक कलह बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। एक अन्य अधिकारी ने चेतावनी दी कि यिन्यू डायनेस्टी और भी ताकतवर हो गई है और उनके 2 चोजन सन्स अब असली दुश्मन बनकर उभरे हैं। सम्राट अपनी पसंद तौल रहे थे। वे जानते थे कि उन्हें एकजुट रहने के लिए शक्तिशाली परिवारों की जरूरत है, लेकिन इससे चिन फैमिली के उन 2 लड-डीडीएचकों को बढ़ने का समय मिल जाएगा। उन्होंने अफसोस जताया कि काश शाही परिवार के पास अपने खुद के चुने हुए बेटे होते तो यह सारी राजनीति जरूरी ही नहीं होती। इधर चिन फैमिली की मीटिंग में शाही परिवार की चालों पर चर्चा हो रही थी। कुछ लोग तो युद्ध के लिए हाथ साफ करने को भी तैयार थे। उन्होंने स्थिति का विश्लेषण किया कि नए गठबंधन और यिन्यू डायनेस्टी की पैनी नजर के कारण शाही परिवार के लिए हमला करना बहुत महंगा पड़ेगा। एंसेस्टर ने समझाया कि एक प्रतिष्ठित परिवार जब बहुत शक्तिशाली हो जाता है तो वह निशाना बन जाता है और सम्राट बस एक क्विक बैटल चाहता है। हमारे प्रोटोगोनिस्ट ने बाहर से सब कुछ सुन लिया। वह दरवाजे की दरार से झांकते हुए सोच रहा था कि क्या वाकई युद्ध होने वाला है और क्या उसे अभी भाग जाना चाहिए। लेकिन फिर उसने अपनी आंखें बंद कीं और भागने के विचार को मजबूती से खारिज कर दिया। उसने स्वीकार किया कि एक ट्रांसमिग्रेटर के रूप में उसने शुरू में सोचा था कि वह भावनाओं में नहीं फंसेगा, क्योंकि कमजोरियां आपको असुरक्षित बनाती हैं। लेकिन पिछले 8 सालों में इस परिवार ने उसे जो प्यार और वफादारी दी है, वह उन्हें मरते हुए नहीं देख सकता था। तभी उसे इस सारी अफरा तफरी का एक परफेक्ट सॉल्यूशन सूझा। वह झटके से अंदर घुसा और अपने एंसेस्टर और पिता से कहा कि उसने सब कुछ सुलझाने का तरीका सोच लिया है। उसके पिता ने तुरंत उसे बाहर जाने को कहा, जबकि एंसेस्टर ने उसे मुंह बंद रखने की हिदायत दी। हालांकि एंसेस्टर थोड़े उत्सुक थे और उन्होंने उसकी बात सुनने का फैसला किया, जिसे देखकर उसके पिता उस साफ दिखने वाले फेवरेटिज्म से काफी चिढ़ गए। हमारे प्रोटैगनिस्ट ने समझाया कि यह पूरी स्थिति केवल इसलिए पैदा हुई है क्योंकि उसने और वुएर किन्हाउ ने पावर बैलेंस को बिगाड़ दिया है। अगर वे खुद को छिपा लें तो युद्ध का कोई कारण ही नहीं बचेगा। एंसेस्टर ने टोकते हुए कहा कि अगर वे छिप भी जाएं तो शाही परिवार तब तक नहीं रुकेगा जब तक वे मर न जाएं या अपाहिज न हो जाएं। हमारे प्रोटैगनिस्ट ने पूरे आत्मविश्वास के साथ सहमति जताई, जैसे उसे पता था कि यही जवाब मिलने वाला है।
और फिर उसने असली बम फोड़ा। उसने घोषणा की कि समाधान म्यूटिलेशन है, विशेष रूप से व्यूअर की सुप्रीम बोन को बाहर निकालना, क्योंकि वह वैसे भी दोबारा उग आएगी। एंसेस्टर को लगा कि यह प्लान काम कर सकता है, लेकिन चेन फान के पिता इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। उन्होंने दलील दी कि वुएर अभी सिर्फ 5 साल का है, इस तरह के दर्द से गुजरने के लिए वह बहुत छोटा है। एंसेस्टर ने समझाया कि सुप्रीम बनने के लिए सिर्फ हड्डी काफी नहीं होती, इसके लिए इच्छा शक्ति, आत्मा और सबसे बढ़कर डेस्टिनी चाहिए। वुएर को अपनी सुप्रीम बोन खोने के दर्द से उबरना होगा और छिप जाना होगा, ताकि जब वह हड्डी दोबारा उगे तो वह असली सुप्रीम लेवल तक पहुंच सके। बाहर बताने के लिए कहानी एकदम परफेक्ट थी। बड़ा भाई अपने छोटे भाई की शक्तियों से जलता था, इसलिए उसने खुद उसकी सुप्रीम बोन निकाल ली और पकड़े जाने के डर से भाग गया। परिवार के पूर्व मुखिया गुस्से का नाटक करेंगे और घोषणा करेंगे कि चेन फैन को परिवार से निकाल दिया गया है और पूरे हंगू में उसे वांटेड घोषित कर दिया जाएगा। जहां वुएर शारीरिक दर्द झेलेगा, वहीं चेन फान शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की यातनाएं सहेगा। एक गद्दार का ठप्पा लेकर तब तक शिकार होता रहेगा जब तक उसका भाई बद्धा होकर उसका नाम साफ नहीं कर देता। पिता ने इस क्रूरता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने गरजते हुए कहा कि अगर शाही परिवार युद्ध चाहता है तो युद्ध ही होगा। वे उन कमबख्तों से नहीं डरते। उन्होंने अपने बेटे का हाथ थामा और वादा किया कि वे उसे और वुएर दोनों को बचाएंगे, चाहे इसके लिए उन्हें अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। हमारे प्रोटैगनिस्ट ने घोषणा की कि वह परिवार के लिए कोई भी बदनामी सहने को तैयार है। सिस्टम ने तुरंत एक हिपोक्रिटिकल विलन की तरह अभिनय करने के लिए उसे एक नई इन्वेंट्री एबिलिटी का इनाम दिया। एंसेस्टर ने उसे चेतावनी दी कि एक बार इस रास्ते पर कदम बढ़ा लिया तो वापस लौटने या पछताने का कोई मौका नहीं मिलेगा। हमारे यंग मास्टर ने कुछ काव्यात्मक ज्ञान जादा कि कीमती तलवारों को सांड पर चढ़ाना पड़ता है और बेहतरीन फूल कद्दी ठंड में ही खिलते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वह चिल्ला रहा था कि इन लोगों ने उसे 8 कीमती सालों तक रोक कर रखा और अब वह बस उस हड्डी को निकालकर वे अनराइवल्ड आइज हासिल करना चाहता है और कहीं जाकर खूबसूरत लड्ढकियों को ढूंढना चाहता है। आखिरकार एंसेस्टर मान गए और उन्होंने अपनी मंजूरी दे दी, लेकिन पिता अभी भी सदमे में थे। वे घुटनों के बल गिर पड़े और एंसेस्टर से पुनर्विचार करने की भीख मांगने लगे। उन्होंने जिद की कि कोई न कोई दूसरा रास्ता जरूर होगा। चेन फैन अपने पिता की हताशा को देख रहा था और मन ही मन खुद को कोस रहा था, क्योंकि इस विरोध की वजह से उसकी परफॉर्मेंस बीच में अटक गई थी। एंसेस्टर ने पिता के कंधे पर हाथ रखा और समझाया कि यह योजना सबसे बुरे हालात में भी परिवार के नुकसान को कम करेगी, लेकिन पिता रोते रहे कि उनका बेटा अभी सिर्फ 8 साल का है। चेन फान ने अपने पिता को सहारा देकर खाड़ीडीढ़ा किया और कहा कि उन्हें झुकने की जरूरत नहीं है। उसने वादा किया कि बच्चे सुरक्षित वापस आएंगे। इसके साथ ही वह कमरे से बाहर निकल गया, जबकि उसके पिता बस उसका नाम पुकारते रह गए। पिता ने अपने बेटे को दरवाजे की रोशनी की ओर जाते देखा और अपने दोनों बच्चों से माफी मांगी। उस रात नन्हा वुएर अपने बिस्तर पर चैन की नींद सो रहा था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि कोई साया उसके करीब आ रहा है। वह एक गर्ल थी जो नींद से जागी। बैकग्राउंड में बिजली कड़डिचिक रही थी और चेन फैन उसके ऊपर मंडरा रहा था। मामला अब गंभीर होने वाला था। उस मासूम ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर हाथ बढ़ाया और उसे भाई कहकर पुकारा, और तभी उसने कर दिया। उसने उस पर वार किया और वह दर्द से चीख उठी। उसने अविश्वास से उसे देखा। उसके मुंह से खून टपक रहा था और वह कमजोर आवाज में पुकार रही थी, भाई। चेन फान ने बड़ी बेरुखी से ऐलान किया कि वह उसकी सुप्रीम बोन ले रहा है और उसने उसके शरीर से वह हड्डी बाहर खींच ली। सिस्टम ने उसे चोजन वन को घायल करने और अपनी जान जोखिम में डालने के लिए बधाई दी और इनाम में भारी भरकम 800,000 विलन पॉइंट्स दिए। जैसे ही शक्ति उसके भीतर उमड़ने लगी, चेन फान ने अपनी आंख को छुआ। उसकी आंखों से एक तीव्र सुपरनैचुरल रोशनी निकलने लगी। उसने अपने रिवॉर्ड की जांच की। उसके पास एक चमकती हुई कड़दाही प्रकट हुई। उसने खुद से पूछा, क्या यही अनराइवल्ड आइज हैं? उसने वह कॉल्ड्रन अपनी घायल बहन के लिए छोड़ डिहच दी और उसे मूर्ख छोटा भाई कहकर पुकारा, जिससे पुष्टि हुई कि वह लाडजकी वास्तव में वुएर किन्हाओ ही थी। वह खिड़की से बाहर कूद गया
वह जानता था कि अनराइवल्ड आइज ही आगे बढ़ने का सबसे अच्छा रास्ता है, इसलिए हड्डी उधार लेना कभी उसका असली मकसद नहीं था। उसके पीछे उस कॉल्ड्रन से निकलती हीलिंग एनर्जी ने घायल बच्चे को घेरना शुरू कर दिया, जिससे उसकी हालत स्थिर होने लगी। बाहर मूसलाधार बारिश में वुर के कमरे के पास आंगन में एक साया घुटनों के बल बैठा था। वह चेनफान था, जो पूरी तरह टूट चुका था और उसके हाथों पर खून लगा था। उसने जो कुछ भी किया था, उसका बोझ अब उसे महसूस हो रहा था। अंदर पिता को अपनी पत्नी को जबरदस्ती रोकना पर डीडीएच रहा था, जो इस खबर से पूरी तरह टूट चुकी थी। चेन फान ने उस इमारत की ओर देखा जहां उसके माता पिता थे। उसके चेहरे पर लगा खून बारिश के पानी के साथ मिल रहा था। उसने भारी मन से आवाज दी कि वह जा रहा है और अपने माता पिता को आखिरी बार अलविदा कहा। इसके बाद वह छतों से कूदता हुआ उस तूफानी रात में ओझल हो गया। मां चिल्लाती हुई आंगन में आई और पागलों की तरह अपने बेटे का नाम पुकारने लगी। उनका चेहरा पीड़ा से भरा था और वे बारिश में भीगते हुए चिल्ला रही थीं। गम इतना ज्यादा था कि वे बेहोश हो गईं और पिता ने दौड़ धाकर उन्हें संभाला। चिन फैमिली के गेट के बाहर हमारे प्रोटेगोनिस्ट ने आखिरी बार पीछे मुड़ कर देखा और अपनी जानी पहचानी दुनिया को अलविदा कहा। एंसेस्टर की आवाज टेलीपैथी के जरिए उस तक पहुंची। उन्होंने समझाया कि सूरज उगते ही पूरे हैंगू में उसके नाम का डेथ वारंट फैल जाएगा। उन्होंने पूछा कि वह कहां जाने की योजना बना रहा है। चेन फैन ने सीधा जवाब दिया, मैं यिन्यू डायनेस्टी की ओर जा रहा हूं। एंसेस्टर ने उसे जिंदा रहने और वापस लौटने के लिए कहा। जैसे ही चेन फैन आगे बढ़ा, सिस्टम ने उसके इस पाखंडी विलेन वाले काम के लिए उसके इन्वेंट्री स्पेस को दोगुना कर दिया। सिस्टम ने मजाक में यह भी पूछा कि क्या उसे रोमांस से एलर्जी है, क्योंकि वह पूरी तरह पावर हासिल करने पर केंद्रित था। अगली सुबह चिन फैमिली की हवेली पर सूरज उगा। एक नौकरानी पानी का बर्तन लेकर खुशी खुशी यंग मास्टर को जगाने आई, लेकिन कमरे का नजारा देखते ही उसके हाथ से बर्तन छूट गया। वह गलियारों में चिल्लाती हुई भागी कि सेकंड यंग मास्टर पर हमला हुआ है। भीड़ जमा हो गई और पट्टियों में लिपटे हुए वुअर को देखकर सब दंग रह गए। जब किसी ने कहा कि हमलावर बड्ढा भाई चेनफान था, तो नौकरों को यकीन नहीं हुआ। वे कहने लगे कि वह तो हमेशा विनम्र, सभ्य और समझदार था, वह ऐसा कभी नहीं कर सकता। लेकिन सबूत सबके सामने थे। पिता को अपना नाटक जारी रखना था। वे गुस्से में चिल्लाए, लेकिन भावनाओं का दबाव इतना था कि उन्हें खून की उल्टियां होने लगीं। वे अपने बेटे का नाम पुकारते हुए गिर पड़े। अधिकारियों ने भीड़ को आधिकारिक कहानी सुनाई। चेनफान गुप्त रूप से जलता था। उसने अपने भाई की सुप्रीम बोन चुराई और पकड़े जाने पर भाग गया। एंसेस्टर ने आगे बढ़कर आधिकारिक घोषणा की कि चेन फैन को परिवार से बेदखल कर दिया गया है और उसे देखते ही मार दिया जाए। एक नौकर चिंता में पड़ डीडीएच गया कि सुप्रीम बोन जा चुकी है और चेन फैन भी परिवार से बाहर है, तो अब आने वाले युद्ध को जीतने का क्या रास्ता बचा है। एंसेस्टर ने बड्ढी बेरुखी से ऐलान किया कि ऐसा व्यवहार करने वाला व्यक्ति चिन फैमिली का हिस्सा होने के काबिल ही नहीं है। इसी बीच ग्रेट सिया डायनेस्टी के शाही महल में सम्राट खुशी से झूम रहे थे। वे जश्न मना रहे थे कि एक चोजन वन अब अपाहिज हो चुका है और दूसरा भाग गया है। वे ठहाका मारकर बोले कि स्वर्ग वाकई ग्रेट सिया एम्पायर की मदद कर रहा है। उन्होंने तुरंत अपनी इस जीत का जश्न मनाने के लिए नई कॉन्क्यूबाइंस चुनने का ऐलान कर दिया। दरबार के सभी अधिकारियों ने एक साथ झुककर नारा लगाया, सम्राट अमर रहें। लेकिन कहीं दूर जंगल में हमारा प्रोटैगोनिस्ट एक गधे पर सवार था और उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ी मुस्कान थी। आखिरकार उसने 1 मिलियन विलन पॉइंट्स जमा कर लिए थे। उसने तुरंत अपने सिस्टम स्क्रीन पर एक्सचेंज बटन दबाया। उसके चारों ओर शक्ति का संचार होने लगा और सिस्टम ने उसे 100% ग्रेट कंप्लीशन कार्ड पर 10 लाख पॉइंट्स खर्च करने के लिए बधाई दी। और बस उसकी 33 हेवनली फॉर्च्यून आर्ट पूरी तरह से 100% मुकम्मल हो गई। यह देखकर उसे लगा कि वह सारा दुखद पलायन और नाटक वाकई काम कर गया। हमारा प्रोटैगोनिस्ट अपनी इस नई पावर अपग्रेड का परीक्षण कर ही रहा था कि तभी उसे दूर से कुछ सुनाई दिया। यहां तक कि उसका गधा भी उसे ऐसे देख रहा था जैसे पूछ रहा हो, क्या तुमने भी वही सुना जो मैंने सुना? चेनफान तुरंत मामले की जांच करने के लिए हरकत में आ गया। वहां उसे क्या मिला?
बदमाशों का एक झुंड सड़क पर किसी को घेरे हुए था और जिस व्यक्ति को वे परेशान कर रहे थे वह एब्सोल्युटली गॉर्जियस थी, क्योंकि जाहिर है कहानी में ऐसा ही होता है। हमारे प्रोटोगोनिस्ट को एहसास हुआ कि पिछले 8 सालों से उसने किसी महिला से संपर्क नहीं किया है और अचानक यह बात उसे बहुत जरूरी लगने लगी। जब एक बदमाश उस लड़की के काफी करीब पहुंच गया तो वह डर के मारे चिल्लाने लगी। यही मौका था एक हीरो की तरह एंट्री मारकर मुसीबत में फंसी उस सुंदरी को बचाने का। वह एक नाटकीय एंट्री के लिए पेट डीएच से नीचे कूदा, लेकिन रुकी। कोई और उससे पहले ही वहां पहुंच गया था और उसने बदमाश के चेहरे पर जोरदार लात जमा दी थी। इस रहस्यमयी सोर्ड्समैन ने हमारे प्रोटैगनिस्ट का सारा लाइमलाइट चुरा लिया। वह उस सुंदरी के सामने ढाल बनकर खड़ी डीढ़ा हो गया और बदमाशों को दिन दहाड़े महिलाओं को परेशान करने पर लेक्चर देने लगा। वह लड्डीएचकी पहले से ही उस लड्डीएचके को अपनी चमकती आंखों से देख रही थी। बदमाशों ने धमकी देना शुरू किया कि वे शक्तिशाली टाइगर गैंग का हिस्सा हैं, लेकिन तभी उनमें से एक की नजर किसी बहुत दिलचस्प चीज पर पड़ी थी और उसने अपने बॉस को बुलाया। वह चेन फैन के चेहरे वाला एक वांटेड पोस्टर था जिस पर उसे पकड़ने के लिए 100,000 स्पिरिचुअल स्टोन्स का इनाम रखा गया था। वह सोर्ड्समैन अपनी तलवार निकालकर आगे बढ़ा और पूछने लगा कि वे क्या करने की सोच रहे हैं। उसने चेन फैन की ओर देखा और पूछा कि क्या ये उसके पुराने परिचित हैं। हमारे प्रोटैगनिस्ट को अंदाजा भी नहीं था कि ये मामूली गुंडे कौन हैं। तभी उन बदमाशों ने कोई रहस्यमयी गोलियां निगल लीं और उनकी ताकत बढ़ने लगी। लिनसन ने पहचान लिया कि ये बर्जर्क पिल्स हैं जो किसी की लड़-ढाई की ताकत को दोगुना कर देती हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह थी कि अगर वे सिर्फ लड्डचकी के साथ मस्ती करना चाहते थे तो उन्हें इतनी ताकतवर गोलियों की क्या जरूरत थी। इस सवाल के पीछे के भयानक इरादों को सोचकर लिनसान सिहर उठा। सोचने का समय नहीं था। गोलियों का असर पूरी तरह शुरू होने से पहले उन्हें खत्म करना जरूरी था। एक विनाशकारी तलवार के प्रहार से उसने उन सबको एक साथ काट दिया। उस व्यक्ति की तलवारबाजी वाकई पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक थी और सिस्टम ने खुशी खुशी चेन फैन को सिर्फ पास खड़ी डी रहने के लिए 300 विलन पॉइंट्स का इनाम दे दिया। खुद लिनसान भी इस बात से हैरान था कि उसका वह हमला कितना शक्तिशाली था। उसे महसूस हुआ कि वह अब बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है। चेनफान बड़े ही आराम से आगे बढ़ा और उनसे ऐसे मिला जैसे कोई पुराने दोस्त अचानक टकरा गए हों। उस सुंदरी ने अपना परिचय जीवान के रूप में दिया और उन दोनों को अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद दिया। लिनसान ने पूरी शिष्टता और बड़प्पन के साथ व्यवहार किया, जिसे देखकर जीवान काफी प्रभावित हो रही थी, जबकि चेनफान मन ही मन सोच रहा था, पर मेरा क्या, मैंने भी तो मदद की। तभी वह घायल बदमाश जो अभी भी जिंदा था रेंगते हुए दूर जाने लगा। उसने धमकी दी कि चेन फैन के सिर पर 100,000 स्पिरिट स्टोन्स का इनाम है और वे कभी बचकर नहीं निकल पाएंगे। इसके साथ ही उसने आसमान में एक सिग्नल छोड़ दिया जिसमें टाइगर गैंग का निशान चमक रहा था ताकि हर कोई उसे देख सके। वह बदमाश ठहाका मारते हुए बोला कि उनके गैंग का लीडर 3rd स्टेज ऑफ स्पिरिचुअल मार्शल रेल्म पर है। लिनसान जीवान के पास खड़ा हुआ और वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह उसकी रक्षा करेगा। चेन फैन ने उसे बस एक थम्स अप दिया और उसे गुड लक विश किया, लेकिन फिर उसने अचानक जीवान को पकड़ा और वहां से भाग निकला क्योंकि वह लिनसान को शो ऑफ करने का कोई मौका नहीं देना चाहता था। इसी बीच क्रक्सवे माउंटेन रूइंस में कुछ बहुत ही दिलचस्प लोगों ने उस सिग्नल को नोटिस किया। उनके लीडर ने मुस्कुराते हुए कहा कि ऐसा लगता है आखिरकार चेन फैन का सुराग मिल गया है। जब किसी ने उन खंडहरों का जिक्र किया जिन्हें वे खोज रहे थे, तो लीडर ने बिना किसी हिचकिचाहट के ऐलान किया कि वे खजाना बाद में ढूंढ सकते हैं, क्योंकि चेन फैन को पकड़ने का मतलब है पक्का पैसा। वापस हमारी टीम के पास लिनसान ने चेन फैन को भागते हुए देखा और उसे स्थिति की दुविधा समझ आई। अंत में लिनसान को भी उनके पीछे भागना पड़ा और वह चिल्लाया कि चेन फैन उसका इंतजार करे। जीवान पूरी तरह उलझन में थी क्योंकि अभी कुछ देर पहले वह उसकी रक्षा करने की डींगें हाँक रहा था। लिनसान का वह मोमेंट खराब करने के लिए सिस्टम ने इनाम में 500 पॉइंट्स दिए। चेनफान यह देखकर रोमांचित था कि वह केवल प्रोटोगोनिस्ट की स्पॉटलाइट चुराकर भी विलन पॉइंट्स कमा सकता है। जब लिनसान उनके पास पहुंचा और पूछा कि वे क्यों भाग रहे हैं,
जबकि चेन फान लड़ने के लिए काफी शक्तिशाली है, तो चेन फान ने एक जबरदस्त भाषण शुरू कर दिया। उसने कहा कि दूसरों की शक्ति पर भरोसा करना आपको असली मर्द नहीं बनाता। उसने ऐलान किया कि वह इस दुनिया में अपना रास्ता बनाने के लिए केवल अपनी ताकत पर निर्भर रहना चाहता है। हालांकि अंदर ही अंदर वह अपने सिस्टम को चुप रहने के लिए कह रहा था, क्योंकि वह साफ तौर पर उसका मजाक उड़ा रहा था। लेकिन लिन सान इस भाषण से वास्तव में प्रभावित हुआ और उसने कहा कि वह चेन फान की एम्बिशंस की सराहना करता है। उसने पूछा कि लिन सान टिनशाइनिंग सिटी लौटने के बजाय यहां बाहर क्या कर रहा है। लिन सान ने जवाब दिया कि वह वापस घर जाने से पहले दुनिया के अनुभवों के जरिए सीखना चाहता है। जीवान ने भी बीच में चहकते हुए कहा कि वह भी अनुभव के माध्यम से सीखने के लिए निकली है, और यह सुनते ही चेन फैन की आंखें छोटी हो गईं। 10 साल तक नॉवेल्स पढ़ने के बाद वह अच्छी तरह जानता है कि जब प्रोटैगनिस्ट्स ऐसी बातें करते हैं तो उनका असली मतलब क्या होता है। वे कहते हैं कि यह खुद को सुधारने के लिए है, लेकिन असल में वे खंडहरों, खजानों या खूबसूरत महिलाओं के शिकार पर होते हैं। और वे जिन सुंदरियों को बचाते हैं वे अक्सर बिगड़ी हुई अमीर लड़कियां होती हैं जो अपनी देखभाल खुद नहीं कर सकती। क्योंकि ये प्रोटैगनिस्ट्स हमेशा इन असहाय लड़कियों की रक्षा करते हैं, इसीलिए वे बाद में उन पर इतनी निर्भर हो जाती हैं। जीवान के महंगे कपड़े और उसका मासूम चेहरा देखकर हमारा यंग मास्टर सोचने लगा कि शायद उसे भी यहां थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। रात बिताने के लिए इस ग्रुप को एक आरामदायक गुफा मिल गई जहां आग पर मांस भुना जा रहा था। लिंसान तुरंत अपने पुराने सिंप मोड में आ गया और एक जेंटलमैन प्रोटैगनिस्ट की तरह अपना हिस्सा जीवान को ऑफर करने लगा। उसने मुस्कुराहट के साथ इसे स्वीकार किया और सच कहें तो वह ऐसा करते हुए बहुत प्यारी लग रही थी। लेकिन चेनफान ने तुरंत उसे चिढ़ाना शुरू कर दिया कि वह उसका खाना खा रही है, जिसका मतलब है कि बाद में उसे उसका ख्याल रखना पड़ेगा। बेचारी लड़की का खाना गले में अटकते अटकते बचा। उसने सुझाव दिया कि रात के पहरे को बांट लेते हैं, जिसमें लिनसान रात का दूसरा हिस्सा संभालेगा। बाहर पहरा देते समय चेन फैन को याद आया कि उसके पास अभी भी एक लॉटरी ड्रॉ बचा है, जो उसे तब मिला था जब उसने वह सुप्रीम बोन निकाली थी। तो जाहिर है चिकन चबाते हुए उसने पहिया घुमाने का फैसला किया। आखिर क्यों नहीं? और सिस्टम ने घोषणा की कि उसने एक गॉड लेवल स्टीलिंग टेक्निक जीती है जिसका नाम है नॉन एग्जिस्टेंट स्पेस स्नैच, जो सुनने में ही बहुत संदिग्ध लगती है। यह शक्ति चमकते हुए स्पेशल पोर्टल्स के रूप में प्रकट होती है जो कहीं से भी चीजें झपट सकते हैं। चेन फैन ने तुरंत हवा से एक पत्थर छीनकर इसका परीक्षण किया और उसका चेहरा क्रिसमस पर किसी बच्चे की तरह खिल उठा। उसे एहसास हुआ कि यह नॉवेल्स की उस क्लेयरवॉयंस की तरह है जो कप डीडीडीचों के पार भी देख सकती है, और उसने इसे एक बेशकीमती खजाना घोषित कर दिया। फिर उसने गुफा की ओर देखा जहां जीवॉन सो रही थी, और उसके चेहरे पर अब तक का सबसे संदिग्ध भाव था। उसकी वह छोटी सी हंसी साफ तौर पर रेड फ्लैग थी। सच में इस आदमी को कोई रोकने वाला चाहिए। वह गुफा के प्रवेश द्वार पर वापस गया और अपनी नई शक्ति को सक्रिय किया। अचानक उसके हाथ में जीवान का एक अंडरगारमेंट था और वह खुद भी काफी हैरान दिख रहा था, क्योंकि शायद यह उसका प्लान नहीं था। जीवान की नींद खुली और उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसके शरीर से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण गायब है। वह खुद को ढकते हुए पूरी तरह से अपमानित महसूस कर रही थी और जानना चाहती थी कि क्या हुआ। उसने हिसाब लगाया, गुफा में सिर्फ 3 लोग हैं। चेन फन बाहर पहरे पर है, तो शक की सुई सिर्फ एक ही व्यक्ति पर टिकती है जो उसके ठीक बगल में सो रहा था। उसने तुरंत लिनसान का पीछा करना शुरू कर दिया, चिल्लाते हुए कि वह उसे वापस कर दे, जबकि लिनसान पूरी तरह से उलझन में था। चेन फान बढ़े आराम से अंदर आया और पूछने लगा कि क्या हुआ और भाई लिनसान ने उससे क्या ले लिया है। जीवान ने गुस्से में लिनसान की ओर इशारा किया, जबकि बेचारा लिनसान वहां बैठा था और उसके सिर के ऊपर सवालिया निशान तैर रहे थे। सिस्टम ने प्रोटैगनिस्ट को फंसाने और उस सुंदरी की नजरों में उसे गिराने के लिए तुरंत 500 विलन पॉइंट्स का इनाम दिया। जीवान गुस्से में वहां से पैर पटकते हुए बाहर निकल गई, जबकि हमारा यंग मास्टर बस वहां खड़ी रहा था, यह जानते हुए कि उसने क्या किया है। लिनसान ने पूछा कि लेडी जी को क्या हुआ है, और चेन फान ने बस कंधे उचकाते हुए कहा कि उसे कोई अंदाजा नहीं है।
लेकिन तभी गुफा के बाहर से एक ऐसी चीख गूंजी कि दोनों अपनी जगह जम गए। लिनसान ने तुरंत अपनी तलवार उठाई और बाहर की ओर भागा, चिल्लाते हुए कि कुछ बुरा हुआ है। चैन फैन ने सोचा, रुको, क्या इस प्रोटैगनिस्ट ने नफरत झेलने के बाद अपनी साख बचाने के लिए खुद ही यह हीरो सेव्स द डैम्जल वाला सीन सेट किया है? उसने तय किया, लो प्रोफाइल रहने का समय गया। अब अपने पत्ते खोलने और इस मौके को अपने नाम करने का वक्त है। वह बिजली की रफ्तार से लिनसन के बगल से निकल गया, जिससे प्रोटैगोनिस्ट सोचने लगा कि यह किस तरह की मूवमेंट टेक्निक थी। ऊर्जा की एक किरण उस दिशा की ओर बढ़ी जहां से चीख आई थी। वह पहुंचा तो देखा कि जीवान एक विशाल सेबर टूथ टाइगर बीस्ट के आमने सामने खड़ी थी और उसने तुरंत ऐलान कर दिया कि वह उसे बचाने आ गया है। चेन फान ने बिना किसी हिचकिचाहट के झपट्टा मारा और जीवान को अपनी बाहों में भर लिया। जिस तरह से वह उसे देख रही थी, वह एहसास ही कुछ अलग था। उसने उसे प्रिंसेस स्टाइल में उठाया और उस खूंखार जानवर के वारों को चकमा देने लगा। जीवान को इस अरेंजमेंट से कोई शिकायत नहीं थी। उसके चेहरे के क्लोजअप भाव सब बयां कर रहे थे। वह यंग मास्टर चैन के लिए कुछ खास महसूस करने लगी थी। सुरक्षित उतरते ही उसने समय पर आकर जान बचाने के लिए उसे धन्यवाद दिया। लेकिन वह टाइगर बीस्ट अभी हार मानने को तैयार नहीं था। वह पेड्ढों को चीरता हुआ बाहर निकला, अभी भी लड़ने के मूड में था। जीवान चिल्लाई, संभल कर! जैसे ही वह उसे बचाने के लिए ढाल बनकर खड़ा हुआ। लेकिन अंदर ही अंदर चेन फान के पसीने छूट रहे थे, क्योंकि उस अफरा तफरी में उसका हाथ ऐसी जगह लग गया था जहां नहीं लगना चाहिए था। उसे राहत मिली कि लैडेजकी ने शायद नोटिस नहीं किया, लेकिन वह ऑकवर्ड टेंशन इस वक्त बहुत गहरा था। तभी लिनसान वहां पहुंचा और चेतावनी दी कि यह 9th स्टेज ट्रांसेंशन रेल्म का जानवर है और इसे हराने के लिए उन्हें साथ मिलकर काम करना होगा। लेकिन चेन फान तो अपनी ही प्लानिंग में व्यस्त था। उसने सोचा कि अगर वह इस प्रोटैगनिस्ट की गॉडेस को काफी प्रभावित कर दे तो वह पूरी तरह उसकी तरफ हो सकती है। उसने अब तक की सबसे घमंडी मुस्कान के साथ पूछा, क्या वाकई हमें इस कमजोर चीज के लिए टीम अप करने की जरूरत है? उसने जीवान को वहीं रुकने को कहा और अकेले ही उस सेबर टूथ टाइगर से भिड्ढने निकल पड़ा। वह लड्डचकी वाकई उसके लिए फिक्रमंद दिख रही थी। लिनसान चिल्लाया कि वह लापरवाह न बने, लेकिन चैन फैन ने पलटकर कहा कि वह बहुत अनोइंग है। उसने अपनी तलवार निकाली जिसमें से एनर्जी की चिंगारियां निकल रही थीं। उसने पूरी ताकत के साथ हेवन स्लेइंग सोर्ड टेक्निक का इस्तेमाल किया। तलवार ने उस जानवर के शरीर को चीर दिया, जिससे वह दर्द के मारे दहाड़ने लगा। लेकिन गिरने के बजाय उस जानवर की आंखें गुस्से से लाल हो गईं और वह पलटवार के लिए तैयार हो गया। जीवान चिल्लाई, यंग मास्टर चैन, बचिए! जैसे ही जानवर ने उस पर हमला किया। लिनसन मदद के लिए बढ़ा, लेकिन चेन फैन अंदर ही अंदर चिढ़ गया कि यह लडी डेज का अभी भी उसकी स्पॉटलाइट चुराना चाहता है। इसलिए उसने अपनी हथेलियों के बीच एनर्जी इकट्ठा करना शुरू किया और हेवनली ड्रैगन टेक्निक को आवाज दी। एक विशाल सुनहरा ड्रैगन उसके हमले से बाहर निकला, जिसने पूरे जंगल को हिलाकर रख दिया। एक जबरदस्त धमाका हुआ और हर तरफ धुआं फैल गया। जानवर ढेर हो गया और सिस्टम ने प्रोटैगनिस्ट को उसकी गॉडेस के सामने दिखावा करने से रोकने के लिए 500 पॉइंट्स का इनाम दिया। लिनसैन वहां पूरी तरह स्पीचलेस खड़ीढा था। जीवन दौड़कर उसके पास आई और उसकी ताकत की तारीफ करने लगी। चेन फान ने बड्डी ही कूल अदा के साथ कहा कि यह तो बस एक मामूली स्किल थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसके पैर कांप रहे थे, क्योंकि उस एक चाल ने उम्मीद से कहीं ज्यादा एनर्जी सोख ली थी। अचानक पेड्ढों के पीछे से तालियों की आवाज आई। एक अजनबी बाहर निकला, जिसकी मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंच रही थी। पता चला कि वह टाइगर गैंग का लीडर था, जो अपने मरे हुए साथियों का हिसाब मांगने आया था। लेकिन चेन फान ने तुरंत लिनसान की ओर इशारा किया और उसे अपना बड्ढा भाई बताते हुए परिचय दिया और कहा कि उन्हें पहले उससे निपटना होगा। फिर उसने जीवान का हाथ पकड़ा और ऐलान किया कि वह आराम करने जा रहा है और इन फालतू लोगों को अपने बड्ढे भाई के भरोसे छोड़ डन रहा है। लिनसन बस मुस्कुराया। वह समझ गया था कि यहां क्या खेल खेला जा रहा है। सिस्टम ने प्रोटैगनिस्ट के खिलाफ सफल साजिश रचने के लिए 2000 विलन पॉइंट्स दिए। टाइगर गैंग के लीडर ने बिना वक्त गंवाए अपनी टीम को बांट दिया, अपने आदमियों को चेन फैन के पीछे भेजा और खुद लिनसान से निपटने के लिए रुक गया।
लिनसान का सामना अब थर्ड स्टेज स्पिरिचुअल मार्शल रेल्म के योद्धा से था, जो किसी टैंक के सामने चाकू लेकर खड़ी डीढे होने जैसा था। गैंग लीडर ने अपने हथियार घुमाते हुए लिनसान पर हमला किया, यह सोचकर कि वह एक ही वार में उसे खत्म कर देगा। उनके हथियारों के टकराने से पूरे जंगल में रोशनी फैल गई, लेकिन लिनसान डटा हुआ था। उसने न केवल लीडर के वारों को रोका, बल्कि आसपास के कई गुंडों को भी ढेर कर दिया। इधर चेन फान जीवान को घसीटते हुए जंगल के पार ले जा रहा था, जबकि वह लडिचकी अभी भी लिनसान की फिक्र कर रही थी। चेन फान ने उसे यह कहकर आश्वस्त किया कि लिनसान एक हेवंस चोजन वन है और उसके पास एक शक्तिशाली प्रोटोगोनिस्ट हेलो है। बेचारी जीवान उसे ऐसे देख रही थी जैसे वह पागल हो गया हो। क्या? हालो? लेकिन इससे पहले कि वह उसकी मानसिक स्थिति पर सवाल उठाती, पीछे से एक पॉइजन तीर आकर उसे लगा। जीवान वहीं ढेर हो गई और चेन फान का सावधानी से बनाया गया भागने का प्लान अब काफी पेचीदा हो गया था। जिस गुंडे ने तीर मारा था, वह पहले से ही जश्न मना रहा था, यह सोचकर कि उसने एक आसान शिकार कर लिया है। लेकिन चेन फान को यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। उस गुंडे ने अनजाने में अपने मौत के वारंट पर साइन कर दिए थे। चेन फैन के एक ही प्रहार ने उसे पैडेज से इतनी जोर से टकराया कि पैडेज की छाल तक चटक गई। हमारा यंग मास्टर तुरंत जीवान के पास उसे चेक करने पहुंचा और वह वाकई इस वक्त उस प्रोटैगोनिस्ट की औरत के लिए चिंतित था। वह मन ही मन खुद को कोस रहा था कि उसने पहले दिखावा करने में अपनी सारी एनर्जी जला दी, लेकिन तभी सिस्टम ने बड्डी सुविधा के साथ सिर्फ 1000 विलन पॉइंट्स में एक रिकवरी पिल का ऑफर दिया। 8000 पॉइंट सस्ते लगे तो उसने तुरंत डील पक्की कर ली, लेकिन पता चला कि इससे उसकी शक्ति का केवल 10% ही वापस आया। जाहिर है, यह कुत्ता सिस्टम ऐसी ही चालें चलेगा, इसलिए अब वह एक्सचेंज बटन को पागलों की तरह 9 बार और दबा रहा था, जैसे उसकी जिंदगी इसी पर टिकी हो। पूरी शक्ति वापस आने के बाद उसने जीवान के घावों को भरने के लिए एनर्जी का संचार शुरू किया। लेकिन रुकिए, वह सिस्टम पर सवाल उठा रहा था, क्योंकि चोट उसकी पीठ पर थी, लेकिन उपचार की तकनीक के लिए चेस्ट के जरिए इलाज करना जरूरी था। यह वाकई बहुत संदिग्ध था। तमाम विपरीत परिस्थितियों और अजीब मेडिकल लॉजिक के बावजूद यह तरीका काम करता हुआ लगा। चेन फैन अविश्वास से अपने हाथों को देख रहा था, क्योंकि यह वाकई काम नहीं करना चाहिए था, पर वह शिकायत नहीं कर रहा था। बाद में चेन फैन जंगल की घाटी में भटकते हुए सोच रहा था कि क्या लिनसान वहां उस स्थिति से बच पाया होगा। तभी उसे एक ऐसी जगह मिली जो किसी युद्ध क्षेत्र जैसी लग रही थी। हर तरफ पेडच पूरी तरह तबाह थे। उसने सोचा, क्लासिक प्रोटैगोनिस्ट बकवास, एक पूरे रेल्म के अंतर को ऐसे पार कर लिया जैसे कोई बड्डी बात ही ना हो। तभी उसे पास ही कदमों की आहट सुनाई दी। आवाज से लग रहा था कि काफी लोग इस तरफ आ रहे हैं। वह ठीक समय पर छिप गया और उसे लिनसान के बारे में बहुत ही दिलचस्प जानकारी मिली कि वह गैंग लीडर को घायल करने के बाद कुछ खंडहरों रूइंस की ओर गया है। तो स्वाभाविक रूप से चेन फैन ने तय किया कि सबसे सही काम उनके सामने एक खतरे की तरह प्रकट होना है। उन गुंडों ने उसे तुरंत पहचान लिया और धमकियां देने लगे, जो कि होने वाले अंजाम को देखते हुए काफी क्यूट लग रहा था। हमारे यंग मास्टर ने बस एक मुस्कान के साथ अपनी पहचान की पुष्टि की और बड्ढे आराम से पूछा कि वे खंडहर असल में कहाँ हैं। वे इतने उत्साहित थे कि उसने खुद को उनके हवाले कर दिया है, इसलिए उन्होंने तुरंत उसे घेरने की कोशिश की, जो उनकी पहली और आखिरी गलती थी। चेन फैन ने उन्हें पलक झपकने तक का समय नहीं दिया और एक विनाशकारी एनर्जी स्लैश छोड़ दिया, और बस एक ही झटके में पूरा ग्रुप ढेर हो गया। उसने लापरवाही से कहा कि उन्हें उसके द्वारा दिए गए जीने के मौके की कद्र करनी चाहिए थी। उसने उनमें से एक से मैप छीन लिया और पता चला कि लिनसान क्यूवे माउंटेन रूइंस नाम की किसी जगह गया है। वह उत्सुक था कि आखिर क्यों, पर उसने तय किया कि यह भविष्य के चेन फैन की समस्या है और मैप अपनी जेब में रख लिया। वह वापस जीवान को देखने पहुंचा और उसे अभी भी चैन से सोते हुए पाया, जो अभी अभी हुए हंगामे से पूरी तरह बेखबर थी। उसे आराम करते देख चेन फैन को लगा कि अब वह समय आ गया है जब उसे उस सुप्रीम बोन को अपने शरीर में फिट कर लेना चाहिए जिसे वह साथ लिए घूम रहा था। उसने तर्क दिया कि चूंकि वे एक ही मां के सगे भाई हैं, इसलिए सैद्धांतिक रूप से सुप्रीम बोन को उसे अस्वीकार नहीं करना चाहिए
और फिर उसने अपनी तलवार पकड़ दी। उसके चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे वह कुछ बहुत ही बेवकूफी भरा काम करने वाला है। और हाँ, वही हुआ। हमारे यंग मास्टर ने खुद के सीने में ही तलवार घोंप ली ताकि उस हड्डी के लिए जगह बना सके, क्योंकि जाहिर तौर पर यह काम ऐसे ही होता है। वह तुरंत गिर पड़ा, क्योंकि खुद को चाकू मारना वाकई बहुत दर्दनाक होता है। लेकिन वह दर्द सहते हुए आगे बढ़ रहा था, यह सोचकर कि बस एक बार सुप्रीम बोन अंदर चली जाए तो सब ठीक हो जाएगा। जैसे ही वह सुप्रीम बोन उसके शरीर के अंदर गई, चेन फान का पूरा शरीर ऊर्जा से जगमगा उठा और वह असहनीय दर्द के मारे चीखने लगा। उसका शरीर इस ट्रांसफॉर्मेशन को संभालने के लिए संघर्ष कर रहा था और वह खून की उल्टियां करने लगा। आखिरकार वह पूरी तरह ढेर हो गया, यह सोचते हुए कि यह वाकई उतना ही दर्दनाक है जितना दिखता है। जब जीवान की आंख खुली तो उसने चेन फैन को अपने ऊपर गिरा हुआ पाया। वह इस स्थिति के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी और उसे बेशर्म कहने लगी। उसे लगा कि वह जानबूझकर सोने का नाटक कर रहा है और उसने उसे लात मारना शुरू कर दिया। लेकिन तभी उसकी नजर चारों ओर फैले खून पर पड़ी और उसका रवैया तुरंत बदल गया। वह उसे सुरक्षित जगह ले गई और उसकी सांसें चेक की। वह अब वाकई उसके लिए जेन्युइनली वरीड थी। तभी उसने नोटिस किया कि चेन फैन के भीतर बहने वाली स्पिरिचुअल एनर्जी कुछ अजीब थी, जो उसके मून गॉड पैलेस की तकनीकों से मेल नहीं खाती थी। उसने कड्ढियां जोतना शुरू किया और उसे याद आया कि वह तो जहर से मर रही थी, लेकिन जागी तो पूरी तरह ठीक थी। उसे एहसास हुआ कि जब वह बेहोश थी तब यंग मास्टर चेन ने उसकी जान बचाई होगी। लेकिन अब उसकी स्पिरिचुअल पावर अनियंत्रित हो रही थी और अगर उसे तुरंत नहीं दबाया गया तो स्थिति बहुत बिगड़ सकती थी। जीवान ने अपना मन बना लिया। उसने सोचा कि चेन फान उसके प्रति दयालु रहा है तो वह उसे ऐसे छोड़ धाच कर नहीं जा सकती। उसने उसे गले लगा लिया और अपनी खुद की ऊर्जा का संचार शुरू किया ताकि उसकी स्थिति को स्टेबिलाइज किया जा सके। यह नजारा वाकई काफी खूबसूरत था। गुलाबी स्पिरिचुअल एनर्जी उन दोनों के चारों ओर घूमने लगी और आखिरकार चेन फैन की शक्ति शांत होने लगी। जब चेन फैन की आंख खुली तो उसे तुरंत एहसास हुआ कि सुप्रीम बोन का युद्धाव सफल रहा है। उसकी ताकत फिर से बच गई थी, लेकिन जीवान उसे शर्माते हुए देख रही थी और उसने कहा कि उसकी आंखें अब कुछ अलग दिख रही हैं। चेन फान उलझन में था और पूछने लगा कि उसकी आंखों को क्या हुआ, क्योंकि वह पूरी तरह ठीक महसूस कर रहा था। तभी उसकी नजर पास से उड़ती हुई कुछ मधुमक्खियों पर पड़ी। उसे अपनी दृष्टि में कुछ बहुत बड़ा बदलाव महसूस हुआ। उसने सहज इंस्टिंक्ट से हाथ बढ़ाया और एक मधुमक्खी को बड़ी आसानी से पकड़ देच लिया। जीवान यह देखकर दंग रह गई कि उसका हाथ कितनी तेजी से चला था, लेकिन चेन फान के लिए वह मधुमक्खी इतनी धीमी गति से चल रही थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसमें प्रभावित होने वाली क्या बात है। और तभी उसे सब समझ आ गया। सुप्रीम बोन ने न केवल उसके शरीर को मजबूत किया, बल्कि उसकी अनराइवल्ड डबल प्यूपिल्स को भी एक नए लेवल पर पहुंचा दिया था। अपनी अपग्रेड हुई आंखों का परीक्षण करने के लिए चेन फान को एक शानदार विचार आया। उसने जीवान से कहा कि वह उसे जितनी जोर से हो सके एक तमाचा मारे। जीवान उसे ऐसे देख रही थी जैसे उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया हो, लेकिन हमारा यंग मास्टर बहुत उत्साहित था और उससे जल्दी वार करने की मिन्नतें करने लगा। उसने पहले ही माफी मांग ली, यह सोचते हुए कि शायद यह कोई टेस्ट है जिसमें वह फेल होने वाली है। उसने अपनी सामान्य गति से थप्पड़ डीएच मारने की कोशिश की, लेकिन चेन फान के लिए उसकी गति ऐसी थी जैसे कोई शहद के बीच से हाथ हिला रहा हो। उसने बड़ी आसानी से उसकी कलाई पकड़ डीएच ली। वह बस वहां खद्दा यह महसूस कर रहा था कि उसकी परसेप्शन अब अकल्पनीय हो चुकी है। इसी बीच जीवान घबराकर पूछ रही थी कि क्या उसने कुछ गलत किया है, क्योंकि उसे अंदाजा भी नहीं था कि अभी क्या हुआ। हमारा यंग मास्टर बड़ी चतुराई से साइंस एक्सपेरिमेंट वाले मोड से फ्लर्टिंग मोड में आ गया। उसने उसके नरम हाथों की तारीफ की और बड़े आराम से पूछा कि अब उन्हें आगे कहां एक्सप्लोर करने चलना चाहिए। उसने एक गुप्त खजाना ढूंढने वाली जगह का जिक्र किया और जीवान तुरंत तैयार हो गई। आखिर वह जीवान जो है, याद है वह मैप जो उसने उन टाइगर गैंग के सदस्यों से छीना था जिन्हें उसने खत्म किया था? लगता है आखिरकार उसे इस्तेमाल करने का समय आ गया है। और ठीक उसी समय सिस्टम ने एक विलन मिशन सक्रिय कर दिया।
चुने हुए नायक चोजन वन का खजाना चुराओ, जिसके इनाम में एक गोल्ड चेस्ट था। तभी चेनफान को समझ आया कि लिन सान वापस टीन सिटी क्यों नहीं गया था। वह पूरे समय यहां खजाने की तलाश में था। जीवान ने उस रहस्यमयी पोर्टल में झांकते हुए पूछा कि क्या यंग मास्टर लिन वाकई इसके अंदर हैं। चेन फैन ने उसे आश्वस्त किया कि टाइगर गैंग की जानकारी पक्की है और वे दोनों अंदर जाने के लिए सहमत हो गए। दूसरी तरफ निकलते ही चेन फैन को तुरंत एहसास हुआ कि यह कोई खास जगह है। वहां के संकेतों ने पुष्टि कर दी, यह प्राचीन ग्रंथों में वर्णित पौराणिक माउंटेन बाउंड्री थी। जीवान इस बात को लेकर उलझन में थी कि लिन सान को कैसे ढूंढा जाए, लेकिन चेन फैन ने तो वहां पहुंचते ही अपने कपी डी उतारने शुरू कर दिए, जैसे वह किसी स्पा में हो। बिना शर्ट के खडी होकर हमारे यंग मास्टर ने समझाया कि चेन परिवार के रिकॉर्ड में यहां एक स्पिरिचुअल पूल का जिक्र है जो साधकों को ब्रेक थ्रू करने में मदद कर सकता है। उसने बताया कि इस पूल में प्रचुर आध्यात्मिक ऊर्जा वाली एक ड्रैगन वेन है और अगर एक पुरुष और महिला कल्टीवेट करते हैं तो समय धीमा हो जाता है। यहां का एक दिन बाहर के 1 साल के बराबर होता है। वह सोच रहा था कि पहले हेवनली ड्रैगन टेक्निक का इस्तेमाल करने से उसकी नींव फाउंडेशन को नुकसान पहुंचा था, क्योंकि उस समय सुप्रीम बोन अभी शरीर के साथ जुड़ ही रही थी। इसलिए लिन सान और उस गैंग का सामना करने से पहले उसे खुद को ठीक करना जरूरी था। और तभी उसे एक बात समझ आई। इससे यह साफ हो गया कि उसके माता पिता 8 साल के लिए कहां गायब हो गए थे। वे पूरे समय यहीं अपना रिश्ता मजबूत कर रहे थे। एक फ्लैशबैक में नन्हा चेन फैन अपने कमरे में 18 स्टाइल्स नाम की किताब पढ़ते हुए दिखा और अचानक इस परिवार के बारे में सब कुछ समझ में आने लगा। वह समय बर्बाद न करने के बारे में सोच ही रहा था कि जीवान उसके पास पहुंची और पूछा कि सही समय आखिर कब है। और तभी उसकी नजर पीछे से उस पर पड़ दी और वह पूरी तरह जम गई। वह इतनी जोर से चिल्लाई कि शायद पूरे खंडहर में सबको पता चल जाए। चेन फान उसकी अचानक चीख से घबराकर मुद्दा और बिना सोचे समझे उसे बीच में ही पकड़ डिहैच लिया। उसने उसे अपनी बाहों में उठाया और सीधे पानी की ओर छलांग लगा दी। जाहिर तौर पर यही उसका समाधान था। वे दोनों एक साथ उस स्पिरिचुअल पूल में गिरे, जिससे चारों ओर पानी की बौछारें उड़ डिहैच गईं। एक पल के लिए वे दोनों उस चमकते हुए पानी में डूबे रहे। जीवन खांसते और हांफते हुए बाहर निकली। उसके कपदाढ़े पूरी तरह भीग चुके थे। उसने तुरंत चिल्लाकर पूछा कि आखिर वह क्या कर रहा है, लेकिन चेन फैन ने उसे चुप रहने को कहा, वरना वह पूरे टाइगर गैंग को सीधे उनके पास बुला लेगी। उसे एहसास हुआ कि उसने उसे बचाने के लिए पानी में धक्का दिया था, और जब उसने पूछा तो उसने बस इतना कहा, मैं और भला क्यों करूंगा। उसका रवैया पूरी तरह बदल गया और वह उसके पास आकर पूछने लगी कि उसे कहां चोट लगी है ताकि वह दवा लगा सके। चेनफान ने कहा कि दवा की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वह वाकई मदद करना चाहती है तो वह अपने कपी डी उतारकर उसके साथ पूल में बैठ सकती है। जीवान का दिमाग पूरी तरह शॉर्ट सर्किट हो गया और वह हकलाते हुए कपड़े उतारने की बात दोहराने लगी। वह मुश्किल से शब्द निकाल पा रही थी। क्या तुम्हारा मतलब साथ में नहाने से है? चेनफान ने सटीक तर्क के साथ समझाया कि अगर वह कपड़े पहने रहेगी तो उसका शरीर आध्यात्मिक शक्ति को कैसे सोखेगा, और अगर वे साथ नहीं बैठेंगे तो समय धीमा कैसे होगा। जीवान ने खुद को मना लिया कि यह बात तार्किक है। इसके अलावा चेनफान तो अभी सिर्फ 8 साल का बच्चा है, उसे इस बारे में क्या ही पता होगा। वह मुस्कुराई और सहमत हो गई कि अगर यह साधना के लिए है तो उन्हें निश्चित रूप से साथ में बैठना चाहिए। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी। उसे एक प्रतिष्ठित परिवार की मासूम लड़की को सफलतापूर्वक धोखा देने के लिए बधाई देते हुए, जिससे उसने 300 विलन पॉइंट्स कमाए। चेनफान एक कुटिल मुस्कान के साथ दूसरी तरफ मुड़ गया, यह दावा करते हुए कि उसने उसे धोखा नहीं दिया है, पर अगले ही पल खुद से स्वीकार किया, हां, असल में उसने उसे पूरी तरह छूना लगाया है। वे दोनों कल्टीवेशन शुरू करने के लिए अपनी जगह पर बैठ गए, जहां भाप ने बड़ी ही सुविधा के साथ सब कुछ ढक रखा था। और ईमानदारी से कहें तो जिस तरह से उन्होंने अपनी ड्यूअल कल्टीवेशन शुरू की, वह किसी बड़े रोमांस आर्क जैसा एहसास दे रहा था। 3 दिन बाद चेनफान गहरी ध्यान मुद्रा में था और तभी उसे वह महसूस हुआ, वह ब्रेक थ्रू जिसके लिए वह तैयारी कर रहा था। उसके शरीर से ऊर्जा का एक जबरदस्त विस्फोट हुआ।
सिस्टम ने पुष्टि की कि वह थर्ड स्टेज ऑफ ट्रांसेंशन रेल्म पर पहुंच गया है, जिससे उसे 1000 विलन पॉइंट्स मिले। इसी बीच बाहर टाइगर गैंग के सदस्य घबरा रहे थे और सोच रहे थे कि पूरे खंडहर क्यों हिल रहे हैं। चैन फैन की ब्रेक थ्रू एनर्जी ने पूरे इलाके को अस्थिर कर दिया था, जिससे पत्थर गिरने लगे थे। और तभी वे दीवार तोड़ ढचकर अंदर घुस आए और उन्होंने चैन फैन और जीवान को साथ बैठे देखा। और जाहिर तौर पर वे दोनों पूरी तरह से कपड़ढों में नहीं थे। हर कोई पूरी तरह खामोश होकर एक दूसरे को घूरने लगा, क्योंकि यह स्थिति सभी के लिए बेहद ऑकवर्ड थी। जीवान ने तुरंत सफाई देनी शुरू कर दी कि यह वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है, जो कि ठीक वही बात है जो कोई तब कहता है जब सब कुछ वैसा ही हो जैसा दिख रहा है। उनमें से एक ने चैन फान को नाम से पहचान लिया और लीडर ने तुरंत उन दोनों को पकड़ डसने का आदेश दिया। जीवान ने पूछा कि वे उसे विशेष रूप से निशाना क्यों बना रहे हैं, तो हमारे यंग मास्टर ने कहा, शायद इसलिए क्योंकि मैं बहुत हैंडसम हूं। जीवान इस आदमी की ढिठाई देखकर अवाक रह गई। गैंग लीडर ने धमकी दी कि वे चारों ओर से घिरे हुए हैं, इसलिए वे आसानी से आत्मसमर्पण कर दें, वरना अंजाम बुरा होगा। लेकिन चेन फैन बस मुस्कुराया और पूछा कि क्या उन्हें यकीन है कि उन्होंने उसे घेर रखा है। वह सोच रहा था कि ब्रेक थ्रू के तुरंत बाद प्रैक्टिस के लिए यह बेहतरीन मौका है। गैंग के सदस्य एक साथ उस पर झपटे, यह समझे बिना कि वे अपनी मौत के करीब जा रहे हैं। चेन फैन ने अपने हथियार बुलाए और समझाया कि चूंकि उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए वह अपनी सभी 9 सोर्ड्स की शक्ति का अलग अलग परीक्षण करेगा। वे 9 तलवारें बाहर की ओर बिखरीं और हर एक तलवार एक अलग लक्ष्य की ओर बढ़ी। फिर उसने उन सभी को एक विनाशकारी संयुक्त हमले के लिए एक साथ मिला दिया। वे तलवारें गैंग के सदस्यों को ऐसे चीरती हुई निकल गईं जैसे वे कागज के बने हों। हर तरफ खून फैल गया। गैंग लीडर पूरी तरह खौफ में था। वह चिल्लाकर पूछने लगा कि एक 8 साल के बच्चे में इतनी भयानक ताकत कैसे हो सकती है। बचने वाले सदस्यों में से एक अपनी जान बचाने के लिए चिल्लाया। उसके चेहरे पर साफ आतंक दिख रहा था, लेकिन भागने का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि चेन फान की तलवार ने उसे पकड़ डीडीएच ही लिया और सिस्टम ने उस किल के लिए 100 पॉइंट्स दिए। जब धूल थमी तो सिस्टम ने कुल 232 स्किल्स और 23,000 विलन पॉइंट्स का हिसाब दिया। चेन फैन ने लापरवाही से जीवान से कहा कि उन्हें अब आगे बढ़ना चाहिए, जबकि वह इस बात से दंग थी कि वह कितना शक्तिशाली हो गया है। हमारे यंग मास्टर ने मुस्कुराते हुए पूछा कि क्या इस यात्रा से मिले फायदे अच्छे नहीं थे, क्योंकि ईमानदारी से कहें तो वह गलत नहीं था। जीवान ने पूछा कि वे अब कहां जा रहे हैं और उसने टाइगर गैंग से छीना हुआ वह मैप निकाला। उसने अपनी मंजिल की ओर इशारा किया, ब्लडी बॉडी ट्री, जो सुनने में ही नर्क जैसा डरावना लग रहा था। लेकिन जब वे उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने एक महिला को पेड डीडीएच से बंधा हुआ पाया, जो संकट में होने के बावजूद बेहद खूबसूरत लग रही थी। टाइगर गैंग के सदस्यों का एक पूरा दस्ता उस महिला को घेरे हुए था और उनके लीडर ने सबको आश्वस्त किया कि वह अभी बहुत कमजोर है, क्योंकि उसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया है। चेन फैन को यह सुनकर तुरंत घिन आई और वह चिल्लाया कि इन नीच लोगों ने एक ऐसी मां पर हाथ उठाया जिसने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है। जीवान इतनी गुस्से में थी कि उसने चेन फान के हाथ पर जोर से चुटकी काट ली, जिससे वह कराह उठा और उसे थोड़ा धीरे करने को कहा। हमारे यंग मास्टर ने भी बदला लेने के लिए उसकी जांघ पर चुटकी काट दी और दावा किया कि अब उनका हिसाब बराबर है, जिसके बदले में उसे कंजूस आदमी होने का ताना मिला। लेकिन उनकी यह शरारती नोकझोंक तब रुक गई जब उन्हें कुछ ऐसा सुनाई दिया जिसने उन दोनों को सुन्न कर दिया। उन गैंग के सदस्यों ने उस महिला पर हमला करना शुरू कर दिया था। कई भाले उसके शरीर के आर पार हो गए और हर तरफ खून फैल गया। वे बिना किसी रहम के उसे गोदते रहे और सच कहें तो यह देखना बहुत ही क्रूर था। हमला जारी रहा और वे सब उस पर टूट पड़े, जिससे उसे बचाव का एक मौका भी नहीं मिला। जीवान अब और सहन नहीं कर पाई और उन्हें रुकने के लिए चिल्लाई, क्योंकि उसके धैर्य की भी एक सीमा थी। उसने सीधे गैंग लीडर का सामना किया और पूछा कि क्या महान टाइगर गैंग इसी तरह काम करता है। लीडर ने चेन फान को तुरंत पहचान लिया और सोचा कि इस अनपेक्षित बोनस के साथ आज उसका लकी दिन और भी बेहतर हो गया है। उसने चेन फान को याद दिलाया
कि पिछली बार वह सिर्फ इसलिए बच पाया था क्योंकि लिन सान उसे बचाने के लिए वहां मौजूद था। हालांकि इस बार उसे पूरा यकीन था कि बचने का कोई रास्ता नहीं है और वह अपनी चमकती हुई मुट्ठी के साथ हमला करने के लिए बढ़ा। लेकिन हमारे यंग मास्टर ने बड्डी आसानी से उस हमले को पकड़ डीएच लिया और उससे कहा कि उसकी कल्पना शक्ति बहुत अच्छी है, शायद उसे एक कहानीकार बनना चाहिए। ऊर्जा के एक झटके के साथ चेन फान ने लीडर को हवा में ऐसे उछाल दिया जैसे उसका कोई वजन ही न हो। चेन फान ने लापरवाही से पूछा कि क्या उसे अब यकीन हो गया है, जबकि लीडर खुद को पूरी तरह अपमानित महसूस कर रहा था। इससे लीडर और भी भड़क गया और चिल्लाया कि चेन फैन मौत को दावत दे रहा है। जीवान ने चेन फैन से कहा कि वह जाकर उस महिला को बचाए, जबकि वह इस आदमी से निपट लेगी, और वह बिना किसी हिचकिचाहट के मान गया। गैंग लीडर ने अपनी खास तकनीक का इस्तेमाल किया और एक विशाल फायर टाइगर को बुलाया जो विनाशकारी ऊर्जा के साथ दहाड़ आच रहा था। चेन फान ने उस टाइगर डिसेंडिंग द माउंटेन तकनीक को देखा और माना कि यह थोड़ा दिलचस्प है, लेकिन थोड़ा दिलचस्प होना काफी नहीं था। जैसे ही हमारे यंग मास्टर ने हाथ में तलवार लेकर अपना गोल्डन ड्रैगन ऑरा बुलाया, उसने मुस्कुराते हुए अब तक की सबसे जबरदस्त लाइन कही, मेरा ड्रैगन तुम्हारे टाइगर से बढ़ा है। गैंग लीडर इस लड़के की ढिठाई पर बुरी तरह उबलने लगा। उसने अपनी पूरी ताकत उस तकनीक में झोंक दी, लेकिन चेन फैन ने अपनी हेवनली ड्रैगन्स माइट के साथ जवाब दिया। सुनहरी ऊर्जा चारों ओर फटने लगी और उस सुनहरे ड्रैगन ने टाइगर को पूरी तरह निगल लिया। गैंग लीडर उस हमले से बुरी तरह ढेर हो गया और हवा में किसी गुद्धिया की तरह उड्डाजने लगा। सिर्फ वही नहीं, बल्कि सैनिकों का पूरा समूह तूफान में पत्तों की तरह उड्डाज गया। सिस्टम ने उसे 28 लोगों को मारने के लिए बधाई दी और 8,800 विलन पॉइंट्स इनाम में दिए। चेन फान ने गौर किया कि आज उसकी किसी नरसंहार की योजना नहीं थी, लेकिन उसने लापरवाही से यह भी कहा कि इसके बाद महान टाइगर गैंग में नाम लेने लायक सदस्य भी नहीं बचेंगे। लड़ाई खत्म होने के बाद वे उस बचाई गई रैबिट डीमन महिला के पास पहुंचे जो साफ तौर पर काफी तकलीफ से गुजरी थी। उसने तुरंत झुककर यंग मास्टर को अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद दिया। उसने बताया कि वह अपने बच्चों की आत्माओं को साधने के लिए इन खंडहरों में ब्लड बोधी की तलाश में आई थी, लेकिन प्रसव के कारण कमजोर होने की वजह से पकड़ दी गई। उसने कहा कि उसे बहुत ज्यादा नहीं, बस 10 ब्लड बोधी ही चाहिए।